नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। आरएस प्री एग्जाम जो आने वाला है 2 फरवरी को, उसके लिए आरएस प्री 2024 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और ये आज जो सेशन होने वाला है ये है सेकंड सेशन। इससे पहले फर्स्ट सेशन में आपको कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको जुलाई के करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाए थे। बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा उस लेक्चर पर। बहुत काफ़ी लोगों ने सराहा, आपके कमेंट्स वगैरह मैंने देखे। कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी गलतियों को पहचानने के लिए और आगे और एनहेंसमेंट्स उसमें करने के लिए कि और क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। आज का जो सेशन सेकंड है वो मैं आपको कराऊंगा अगस्त के करंट अफेयर्स। इस पर्टिकुलर लेक्चर में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स होंगे, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होंगे, नेशनल करंट अफेयर्स होंगे। साथ में जितने भी डिफेंस सर्विसेज हैं या स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर है, स्पोर्ट्स वगैरह है, सारी चीजें हम सब कुछ कवर करेंगे। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो सेकंड सेशन सेकंड है, इसको कंप्लीट देखने के बाद अगस्त 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो कि आरएस प्री 2024 के लिए आने वाले हैं, वो सब आप कवर कर लेंगे। इस लेक्चर के अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, पॉइंटर्स फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा और इन डिटेल भी मैं उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा इन डेप्थ आता है जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे ऊपर ऊपर से पढ़ाने में ये है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी है, वो भी अगस्त के महीने में कहाँ गए, यूक्रेन गए, ठीक है, और यूक्रेन के साथ वो पोलैंड भी गए। अब ये तो एक ऊपर ऊपर का वन लाइनर करंट अफेयर्स हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो सेकंड लाइनर में ये इसमें ऐड करूंगा कि इंडिया ने यूक्रेन को भीष्म दिया। अब ये भीष्म क्या है, भीष्म जो है वो हॉस्पिटल्स है, ठीक है। इस भीष्म का फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पूरा लेक्चर आप कंप्लीट देखिए, इसका रिवीजन आप कर सकते हैं। ये लेक्चर देखने के बाद अगस्त के करंट अफेयर्स में है, एक भी पॉइंट जो है ऐसा नहीं रहेगा कि भाई अगस्त के करंट अफेयर्स से कुछ आ गया एग्जाम में तो यहाँ कवर नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। जुलाई मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, सेशन सेकंड आज शुरू होगा। अगस्त 2024 करंट अफेयर्स सब्सिक्वेंटली हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये पूरे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के करंट अफेयर्स मैं आपको यहां पर इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं। लगातार आपके कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। आप और कमेंट्स, जितने भी सजेशंस आप देना चाहें या आपको बहुत अच्छा लगता है कुछ, बहुत चीज़ें जो हैं वो आप कुछ तारीफ करना चाहें, तो हम हमारे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए, बताइए हमें कैसा लगा, आपको कैसा लग रहा है और क्या चाहिए आपको जो हम आपको दें। ठीक है, डिमांड सप्लाई का गेम है, आप डिमांड कीजिए, हम सप्लाई करने के लिए यहाँ पर बैठा है राजस्थान अखाड़ा और यूपीएससी अखाड़ा। हमारी पूरी टीम जी जान से लगी हुई है आरएस प्री, आरएस मेंस का क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पॉइंटर्स फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई। कहां पर हुई, लीमा, पेरू में, ठीक है। और उसमें जो कैटेगरी थी, कौन सी, एथलेटिक्स की कैटेगरी, 10,000 मीटर वॉक, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसने, आरती जी ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन आता है इसमें कि पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो कहां हुई, तो आपका आंसर होगा लीमा, पेरू में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, उसमें ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, आरती जी ने। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है आरती ने कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज, कौन सी कैटेगरी में जीता, 10,000 मीटर वॉक, ठीक है। तो यहां से आपके 4 क्वेश्चन मेजर तरीके से तैयार हो सकते हैं। और कभी भी मैं आपको बताऊं, आरपीएससी जब भी क्वेश्चन फॉर्म करता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स से, तो वो मेन स्ट्रीम गेम्स जो है, जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इन सब के क्वेश्चन फॉर्म नहीं करता। वो क्या करेगा, वो एथलेटिक्स से क्वेश्चन उठाएगा, वो टेबल टेनिस से क्वेश्चन उठाएगा। आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। वो कभी भी ओलंपिक से क्वेश्चन ना उठा के वो फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन उठा लेगा, या फीफा ना उठा के कहीं और कोई और कप हुआ होगा फुटबॉल का, उससे क्वेश्चन उठा लेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ के वो डूरंड कप पे चला जाएगा, ठीक है, या और भी सारी चीजें, रणजी ट्रॉफी से क्वेश्चन उठा लेगा। तो वो मेन स्ट्रीम जो चीजें हैं उनसे क्वेश्चन नहीं उठाता, वो सेकेंडरी लेवल पे खेलता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप लीमा, पेरू में हुई और आरती जी ने 10,000 मीटर वॉक कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ ही सेकंड जो है वो अपना डिफेंस सेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है। डिफेंस सेक्टर से आपको पता है क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएनएस अरीघाट। आईएनएस अरीघाट जो है वो क्या चीज है, ठीक है। अभी हाल ही में कमीशन हुआ है, जो फोटो में आप देख रहे हैं, इंडिया सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरीघाट कमीशन, ठीक है। अब यहां पर न्यूक्लियर सबमरीन लिखा हुआ है इस फोटो में, लेकिन ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। मैंने यहां पर क्या लिखा है, आईएनएस अरीघाट सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इनॉग्रेटेड फ्रॉम विशाखापट्टनम। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, ये कहां से इनॉग्रेट हुआ,
विशाखापट्टनम से इनॉग्रेट हुआ। आईएनएस अरिघाट क्या है? न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। क्या ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन है? नो, ये सेकंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है वो आईएनएस अरिहंत है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर सबमरीन एंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन? देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन वो होता है जो न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है, और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वो होता है जो जिस ईंधन का वो यूज कर रहा है, जिस फ्यूल का वो यूज कर रहा है, वो न्यूक्लियर फ्यूल है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल से वो पावर्ड हो रही है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। देन थर्ड पॉइंट, आईसीसी प्रेसिडेंट कौन है, कौन बने हैं अभी अभी? जय शाह। किसके बेटे हैं ये माननीय अमित शाह जी के बेटे हैं। तो आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह। क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट बट स्टिल इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, तो मैंने यहां पर इसको इंक्लूड किया। फोर्थ पॉइंट, इंडिया अफ्रीका ट्रेड कॉन्क्लेव हुआ। कौन सा इंडिया अफ्रीका ट्रेड कॉन्क्लेव हुआ? ये 19th इंडिया अफ्रीका ट्रेड कॉन्क्लेव हुआ, और ये कहां पर हुआ? ये हुआ न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो यहां से भी दो क्वेश्चन बनते हैं कि अभी हाल ही में जो न्यू दिल्ली में इंडिया अफ्रीका ट्रेड कॉन्क्लेव हुआ है वो कौन सा संस्करण है? 19th है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? इंडिया अफ्रीका ट्रेड कॉन्क्लेव कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। डन। तो इस तरह से हमने 4 यहाँ पे करंट अफेयर्स देखे। आगे चलते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये मूवी है अट्टम। कौन सी मूवी है? अट्टम। ये इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 70th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है उसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है इस फिल्म को। ठीक है, क्या नाम है इसका? अट्टम। और ये किसने डायरेक्ट की है? आनंद एकर्षि। डन। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? आंसर होगा अट्टम। डायरेक्टर कौन है अट्टम के? आनंद एकर्षि। ठीक है, अब उनको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिल गया तो वो आनंद में है। ठीक है, आनंद एकर्षि। ठीक है, और अट्टम जो है वो कौन सी लैंग्वेज की फिल्म है? तो वो मलयाली लैंग्वेज की फिल्म है, मलयालम की है। ठीक है, देन 6th पॉइंट, टोटल रामसर साइट्स जो है वो कितनी है? इंडिया में कितनी हो गई है? जैसा कि अभी इसी लेक्चर में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि 3 रामसर साइट्स जो है वो और यहाँ पर एड ऑन हुई है। तो वो जो 3 रामसर साइट्स एड ऑन हुई है तमिलनाडु की, और भी 2 है, वो ऐड होने के बाद यहाँ पर क्या हो गया? टोटल जो रामसर साइट्स की जो संख्या है इंडिया में वो कितनी हो गई है? 85। तीनों रामसर साइट्स का इन डेप्थ में आपको डिस्कस करूंगा अभी आगे। ठीक है, तीनों के बारे में हमको बताएंगे, लेकिन अभी यहां से क्वेश्चन क्या बन रहा है? टोटल रामसर साइट्स इंडिया में कितनी हो गई है? 85 हो गई है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मुनाल? ठीक है, मुनाल क्या है? तो मुनाल एक सैटेलाइट है। फर्स्ट पॉइंट, मुनाल क्या है? सैटेलाइट है। कौन से देश का सैटेलाइट है? नेपाल का सैटेलाइट है। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम ये मुनाल सैटेलाइट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल का जो सैटेलाइट है मुनाल नाम का, उसके लिए हमने नेपाल के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये एक प्राइवेट स्पेस एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ नेपाल के साथ हमने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। हम मुनाल के लॉन्च में और इसके ऑपरेशंस में हम इसकी सहायता करेंगे। कौन से देश की सहायता करेंगे? नेपाल की। क्वेश्चन पूछा सकता है व्हाट इज मुनाल? मुनाल इज अ सैटेलाइट। मुनाल सैटेलाइट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? नेपाल से रिलेटेड है। मुनाल का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो किसके साथ साइन हुआ है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ साइन हुआ है। देन 8th पॉइंट, मित्र शक्ति। व्हाट इज मित्र शक्ति? मित्र शक्ति इज अ वॉर एक्सरसाइज। किस किस के बीच में हुई है मित्र शक्ति? एस फॉर श्रीलंका। मित्र शक्ति हुई है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, एक वॉर एक्सरसाइज हुई है। ये मित्र शक्ति जो वॉर एक्सरसाइज है ये कौन सा संस्करण है? दिस इज 10th एडिशन, 10th। ठीक है, अब तक 9 ऑलरेडी हो चुकी हैं, और 10th मित्र शक्ति वॉर एक्सरसाइज जो है वो किस किस के बीच में हुई? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में हुई। कब हुई? अगस्त 2024 में। ठीक है, तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है अट्टम को, जो सामने आप फोटो देख रहे हैं। ये 70th फिल्म अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इसको मिला है। इसके डायरेक्टर है आनंद एकर्षि, और ये कौन सी लैंग्वेज की मूवी है? ये है मलयालम। टोटल रामसर साइट्स कितनी हुई है? 85। अभी हाल फिलहाल 3 रामसर साइट्स और ऐड किए हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मुनाल क्या है? मुनाल एक नेपाल का सैटेलाइट है, और ये मुनाल सैटेलाइट करेगा क्या इसके बारे में भी इन डेप्थ आगे शायद मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं। मुनाल सैटेलाइट करेगा क्या? पूरे अर्थ पे जितना भी वेजिटेशन कवर है उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करने का ये काम करेगा। ठीक है, 10th मित्र शक्ति। व्हाट इज मित्र शक्ति? मित्र शक्ति इज अ वॉर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। दिस इज द 10th एडिशन, हैपेंड इन अगस्त 2024। आगे चलते हैं। भीष्म। व्हाट इज भीष्म? जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी स्लाइड में बताया था, व्हाट इज भीष्म? भीष्म जो है वो 4 पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं जो दिए गए हैं इंडिया द्वारा। किसको दिए गए हैं? यूक्रेन। आपको पता है हाल फिलहाल अगस्त महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहाँ गए थे? जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन गए थे। ठीक है, यूक्रेन एंड पोलैंड,
तो इन दोनों देशों की यात्रा के दौरान उन्होंने यूक्रेन को क्या दिया, भीष्म दिया। व्हाट इज भीष्म? भीष्म इज 4 पोर्टेबल हॉस्पिटल्स, ऐसे हॉस्पिटल जो पोर्टेबल हैं, जो इधर उधर घूम सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीष्म? भीष्म का फुल फॉर्म है, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दी, एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत होगी, स्पेलिंग का बहुत फर्क पड़ता है फुल फॉर्म बताने में। BHISHM, भीष्म। भीष्म क्या है? 4 पोर्टेबल हॉस्पिटल्स गिवन बाय इंडिया टू यूक्रेन। भीष्म इज भारत हेल्थ इनिशिएटिव और सहयोग, हित एंड मैत्री। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, ये किसको दिया गया है? यूक्रेन को दिया गया है। अब आगे बात की जाए डच ग्रैंड प्रिक्स की, तो डच ग्रैंड प्रिक्स जीती है लैंडो नॉरिस ने। ये सामने जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है लैंडो नॉरिस और इन्होंने जीती है डच ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। ये जो कार रेसिंग वाली जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उसके उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है? भीष्म जो है वो क्या है? पोर्टेबल हॉस्पिटल है। भीष्म किसने दिए? इंडिया ने दिए। किसको दिए? यूक्रेन को दिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीष्म? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? लैंडो नॉरिस ने जीती। लैंडो नॉरिस, ये सामने जो आपको फोटो दिख रही है, हैंडसम गाय, ही इज लैंडो नॉरिस। 11th वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10th ऑफ अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? 10th ऑफ अगस्त को मनाया जाता है। 9th ऑफ अगस्त को क्या मनाया जाता है? 9th ऑफ अगस्त को मनाया जाता है जनजाति दिवस, ठीक है, आदिवासी दिवस, सॉरी। 9th अगस्त आदिवासी दिवस और 10th अगस्त वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। आदिवासी क्या करेंगे? बायोफ्यूल, जैव ईंधन, ठीक है। तो 9th अगस्त आदिवासी दिवस, 10th अगस्त वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। अब इसकी थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट, कभी कभी आरपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये वो पूछ लेता है। थीम सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर, ठीक है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो कि 10th ऑफ अगस्त 2024 को मनाया गया था, उसकी थीम है सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर। डन। 12th पॉइंट, उदार शक्ति। व्हाट इज उदार शक्ति? उदार शक्ति इज जॉइंट एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, ठीक है। ये इंडिया और मलेशिया के बीच में वॉर एक्सरसाइज है और ये एयर वॉर एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ दोनों की, इंडिया की एयरफोर्स IAF, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, और मलेशियन एयरफोर्स जो है वो दोनों ने मिलकर यहाँ पर क्या किया है? उदार शक्ति यहाँ पर की है। और ये कहां पर हुई है? मलेशिया के क्वांतान जगह पर ये हुई है, ठीक है। डन। तो यहां पर हमने 4 करंट अफेयर्स देखे। भीष्म, भीष्म क्या है? 4 पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं गिवन बाय इंडिया टू यूक्रेन। डन। और ये भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री का फुल फॉर्म है। डच ग्रैंड प्रिक्स जीती है लैंडो नॉरिस ने। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10th ऑफ अगस्त को। आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9th ऑफ अगस्त को। इसकी थीम है सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर। उदार शक्ति जो है वो ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, जो कि मलेशिया के क्वांतन जगह पर हुई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसको अभी अवॉइड करते हैं एक बार, क्योंकि ये अगस्त 2024 की सिचुएशन थी, ठीक है। उस टाइम यूएसए जो था वो 133 मेडल्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पर चल रहा था। लेकिन जो इसका फाइनल आउटकम है वो हम नेक्स्ट मंथ के जो करंट अफेयर्स होंगे, सितंबर 2024 का जो करंट अफेयर्स होगा, उसमें फाइनल आउटकम निकल कर आएगा कि 33rd ओलंपिक गेम्स में टोटल मेडल जो है वो कौन से देश ने जीते हैं और वो कितने मेडल्स हैं। तो वो बेसिकली चाइना ने जीते हैं और 200 समथिंग मेडल्स हैं। तो वो जो है वो सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मीनवाइल पोजीशन जो है वो कोई मायने नहीं रखती है। 14th पॉइंट है झांग यूफेई। झांग यूफेई कौन है? झांग यूफेई जो है वो स्विमर है और उन्होंने क्या जीते हैं? 6 मेडल्स जीते हैं पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है। जो क्वेश्चन क्या पूछा सकता है कि सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी है वो कौन है? तो आपका आंसर होगा झांग यूफेई, ठीक है। सबसे ज्यादा मेडल, कितने मेडल? 6 मेडल। वो कौन सा गेम? स्विमिंग। स्विमिंग में अलग अलग कैटेगरीज होती है ना, जैसे फ्री स्टाइल होती है, बटरफ्लाई, बटर स्ट्रोक होता है, चेस्ट स्ट्रोक होता है, कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने 6 मेडल्स टोटल जीते हैं। 15th पॉइंट की बात करें तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की एक लिस्ट निकलती है जिसमें जितनी भी कंपनीज वगैरह है, टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, उनकी एक लिस्ट होती है। इसमें रिलायंस जो है, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक कंपनी है आप सभी को पता है किसकी है, तो वो उस कंपनी को कौन सी रैंक मिली है? 86th रैंक मिली है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया की 3-4 कंपनीज है लेकिन जो सबसे टॉप पर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। कितनी रैंक है उसकी? 86th रैंक है।
अनुव्रत अवार्ड, अनुव्रत आंदोलन आपको पता हो तो आचार्य तुलसी जी ने चलाया था, उसी परिप्रेक्ष्य में अनुव्रत अवार्ड दिया जाता है। तो वो किसको मिला है इस बार 2024 में? रतन टाटा जी को मिला है। ये देखिए रतन टाटा जी का स्वर्गवास भी इस बार अभी रिसेंट कुछ ही टाइम पहले हुआ है। तो अनुव्रत अवार्ड किसको दिया गया? रतन टाटा जी को दिया गया। व्हाट इज गौरव? गौरव क्या चीज है? ठीक है, गौरव एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। अब ये कैसे है? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इसको उड़ाना है, ठीक है, ये एक टारगेट है और यहां से एक प्लेन आ रहा है, ठीक है, इस प्लेन में बॉम्ब लगा हुआ है। ये क्या चीज है? ये बॉम्ब क्या है? दिस इज गौरव, ठीक है। तो ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। ये ऐसे नहीं होगा यहाँ से फायर किया और ये सीधे आके टारगेट पे लगेगा, नहीं, ये ग्लाइड करता हुआ आएगा, ये यूं आके फिर इस टारगेट पे जाएगा। बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज, बिल्कुल एक्यूरेट ये काम करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज गौरव, ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आरपीएससी किस तरह क्वेश्चन फ्रेम करेगा? गौरव क्या है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन होगा कि एक ड्रोन है, दूसरा ऑप्शन होगा कि एक मिसाइल है, तीसरा ऑप्शन होगा कि ये एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, फोर्थ ऑप्शन होगा कि ये एक प्लेन है या कुछ भी इस टाइप का चीजें पूछ लेंगे, ठीक है। सर्विलांस सिस्टम है या रडार है, इस तरह का। तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपने लेक्चर पढ़ा है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि गौरव जो है वो एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। ये जो क्वेश्चन है ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है मेंस की डेट भी आ गई है, 17-18 जून को मेंस है। तो अब दोनों चीजों को करते हुए अपने को तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेंस में भी आएंगे, ठीक है। जैसे इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो मिसाइल्स वगैरह के ऊपर और उन सारी चीजों के ऊपर, तो वैसे ही गौरव जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। जैंग यूफेई कौन है? स्विमर है जिन्होंने 6 मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक्स में। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में इंडिया की कौन सी इंडस्ट्री नंबर 1 पे आई है? दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, 86 रैंक आई है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कौन सी रैंक है ये पूछा जा सकता है, तो 86 रैंक है। अनुव्रत आंदोलन, अनुव्रत अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है इस बार? रतन टाटा जी को दिया गया है। गौरव जो है, गौरव क्या है? डीआरडीओ द्वारा निर्मित लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। डन, आगे चलते हैं। टेनिस गोल्डन स्लैम, गोल्डन स्लैम क्या होता है? ठीक है, किसने जीता पहले तो ये बात करते हैं। नोवाक योकोविक, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज जो होती है वहां पे जे साइलेंट होता है, ठीक है। जैसे येलेपेनोज होता है, जेलेपेनोज लिखा होता है, आपने पिज्जा ऑर्डर किया हो तो जेलेपेनोज लिखा होता है, लेकिन वो जे साइलेंट है, येलेपेनो है, ठीक है। नोवाक योकोविक टेनिस गोल्डन स्लैम इन्होंने जीता है। टेनिस गोल्डन स्लैम क्या होता है? 5 अगर कोई चीजें जीत जाता है, 5 टूर्नामेंट्स अगर कोई जीत जाता है तो उसे गोल्डन स्लैम जीता हुआ माना जाता है। कौन कौन सा? विंबलडन अगर आप जीत रहे हैं, यूएस ओपन आप जीत रहे हैं, फ्रेंच ओपन आप जीत रहे हैं, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत रहे हैं, और ओलंपिक्स अगर आप जीत रहे हैं, ये पांचों चीजें आप विक्टोरियस हो रहे हैं इन पांचों चीजों में, तो आपको कहा जाएगा टेनिस गोल्डन स्लैम जीत लिया भाई आपने। तो किसने जीता है? नोवाक योकोविक ने जीता। इससे पहले भी 5 लोग हैं उन्होंने जीता हुआ है, नॉट इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से ऐसे टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में टेनिस गोल्डन स्लैम जीता है? तो आपका आंसर होगा नोवाक योकोविक। पीएम मोदी अभी हाल फिलहाल कहाँ कहाँ घूम कर आए हैं, कहाँ कहाँ विजिट करके आए हैं? पोलैंड और यूक्रेन में। और ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये कौन है? पोलैंड के, नहीं सॉरी, यूक्रेन के हेड, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। इनसे मिल रहे हैं मोदी साहब, इनसे मिलने गए हैं। कहाँ गए हैं? यूक्रेन। और यूक्रेन जाकर इन्होंने क्या किया है? भीष्म इनको दिया है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं भीष्म क्या है। भीष्म क्या है? पोर्टेबल हॉस्पिटल है, चलते फिरते हॉस्पिटल है, ठीक है, वैन टाइप है, उस वैन के अंदर हॉस्पिटल है, फर्स्ट एड वगैरह, किट वगैरह, वो सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। भीष्म का फुल फॉर्म, कितने भीष्म दिए हैं? 4 भीष्म दिए हैं, 4 पोर्टेबल हॉस्पिटल दिए हैं। भीष्म का फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक बार फिर रिवाइज कराता हूं। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। डन। इसके बाद SOSA एग्रीमेंट हुआ है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, ठीक है। सप्लाई अरेंजमेंट जितने भी है उनकी सिक्योरिटी के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एग्रीमेंट किया गया है। किस किस के बीच में किया गया है? किस किस के बीच में किया गया है? इंडिया और यूएसए के बीच में किया गया है। डन। इंडिया एंड यूएस के बीच में किया गया है SOSA, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो अभी अभी
अगस्त 2024 में उन्होंने इंडिया विजिट किया है। और मलेशियन प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? हु इज द करंट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हु विजिटेड इंडिया? आंसर होगा डेटो सेरी अनवर इब्राहिम। डेटो सेरी अनवर इब्राहिम। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? टेनिस गोल्डन स्लैम जो है वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। और टेनिस गोल्डन स्लैम क्या होता है? 5 ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं टेनिस से रिलेटेड, यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और ओलंपिक्स, इन पांचों को अगर कोई जीतता है तो वो क्या बन जाता है? गोल्डन स्लैम कहलाता है वो। ठीक है, पीएम मोदी ने अभी पोलैंड और यूक्रेन की विजिट की है, और यूक्रेन में उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की, और उन्हें भीष्म 4 पोर्टेबल हेल्थ हॉस्पिटल जो है वो वहाँ पर पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है वो वहाँ पर यूक्रेन को सौंपे। भीष्म जिसका नाम है, और उसका फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। एसओएस से साइन किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है एसओएसए कौन इंडिया ने कौन से देश के साथ साइन किया है? तो आपका आंसर होगा इंडिया, यूएस। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका? सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। मलेशियन पीएम कौन है? डैटो सैरी अनवर इब्राहिम, जिन्होंने इंडिया को विजिट किया है। डन, आगे चलते हैं। फॉर्चून ग्लोबल 500, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए 2 स्लाइड पहले हमने बात की थी कि फॉर्चून ग्लोबल 500 में 86th रैंक कौन सी कंपनी की आई है? रिलायंस की। लेकिन फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट किसकी आई है? तो फर्स्ट है वॉलमार्ट। ठीक है, फॉर्चून गो ग्लोबल 500 जो लिस्ट है उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है? वॉलमार्ट। और 86th नंबर पे कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, अब देखो, इंडिया को हाल फिलहाल क्या मिला है? वाइस चेयरमैनशिप मिली है। किसकी वाइस चेयरमैनशिप मिली है? किसकी? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के सप्लाई चेन काउंसिल की। ठीक है, आईपीईएफ। इसका भी आईपीईएफ की वाइस चेयरमैनशिप नहीं मिली है। ठीक है, आईपीईएफ की भी सप्लाई चेन काउंसिल जो है उसमें चेयरमैनशिप है यूएस की, और वाइस चेयरमैनशिप है इंडिया की। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल जो है वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है उसका जो सप्लाई चेन काउंसिल है, ठीक है, जो आपूर्ति, ठीक है, सप्लाई चेन क्या होती है? ठीक है, सप्लाई चेन की जो वो है आपूर्ति श्रृंखला परिषद जिसको कहते हैं, चेन श्रृंखला आपूर्ति श्रृंखला परिषद के वाइस चेयरमैनशिप जो है वो इंडिया को मिली है। किसकी? आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की। ठीक है, इसके अलावा वियतनामीज पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर, वो उन्होंने इंडिया विजिट किया है। उनका नाम क्या है? फैम मिन चिंग विजिटेड इंडिया। ठीक है, ये उनका नाम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये जो प्रेसिडेंट है ये अभी हाल फिलहाल इन्होंने इंडिया विजिट किया था, ये कौन से देश के हैं? तो वियतनाम के हैं। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था जो इब्राहिम के बारे में पढ़ा था वो थे मलेशियन पीएम। देन नेशनल हेरिटेज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ बनेगा? अब ये वियतनामीज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं, तो इनसे रिलेटेड ये जो है ये खबर है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो लोथल में बनेगा। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, और ये इंडिया वियतनाम के सहयोग से बनेगा, इंडिया वियतनाम। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये प्राइम मिनिस्टर आए, वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने यहाँ पर ये डेवलपमेंट यहाँ पर किया है। तो फॉर्चून ग्लोबल 500 में वॉलमार्ट कौन से रैंक पर है? फर्स्ट रैंक पर है। और 86 रैंक पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेकंड रैंक पर इसके बाद आते हैं अमेजॉन, अमेजॉन घर की दुकान। ठीक है, फिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की जो सप्लाई चेन काउंसिल है उसके चेयरमैनशिप तो है यूएस के पास, और वाइस चेयरमैनशिप है इंडिया के पास। वियतनामीज पीएम जो है फैम मिन चिंग, ये जो है इन्होंने इंडिया विजिट किया है। और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो लोथल गुजरात में बनेगा। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो लोथल गुजरात में बनेगा विद द हेल्प ऑफ वियतनाम। डन, ये 26 पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट। अभी प्रेसिडेंट जो है अपनी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो फोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने 3 देशों की यात्रा की है। ठीक है, उन्होंने 3 देश विजिट किए हैं, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। ठीक है, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि न्यूजीलैंड को छोड़कर दोनों ही देशों ने अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनसे इनको नवाजा है।
ठीक है, कौन कौन सा है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसको मिला है? आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, इसी तरह तिमोर लिस्ते एक देश है, वहां का ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते, ये किसको मिला है? ये भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को मिला है। तो इस स्लाइड में हमने पर्टिकुलर किस बारे में बात की कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो 3 देशों की यात्रा पे गई। पहली फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लिस्ते, जिसमें से फिजी में उनको क्या मिला? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, और तिमोर लिस्ते ने उन्होंने क्या, उनको क्या दिया? ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते। डन, आगे चलते हैं। इंडिया मलेशिया ने एक एमओयू साइन किया है हाल फिलहाल, इंडिया और मलेशिया ने। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मलेशियन पीएम जो है वो इंडिया आए थे अभी, तो उसी संदर्भ में यहाँ पर ये बात आगे चल रही है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किसके लिए साइन हुआ है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और गुड गवर्नेंस के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या बनता है यहाँ पर कि हाल फिलहाल इंडिया ने कौन से देश के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस का एमओयू साइन किया? अब यहाँ पर आरपीएससी आपको कैसे ट्रिक करता है कि जो 4 ऑप्शन वो आपको यहाँ पर देगा, ए बी सी, उसमें वो क्या करेगा? 3 देशों के नाम जो है वो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज के नाम देगा। ठीक है, कि एमओयू साइन हुआ है। अब आप अगर तुक्केबाजी करोगे, आपने लेक्चर नहीं देखा है, आपने पॉइंट नहीं पढ़ा है मैंने आपको, अगर आप नहीं देख पा रहे उसको, तो आप क्या करोगे? आप तुक्के लगाने की कोशिश करोगे। तुक्का कैसे लगाओगे आप? यहाँ पे वो लिख देगा चाइना, यहाँ पे लिख देगा यूएस, यहाँ पे लिख देगा रशिया। ठीक है, और यहाँ पर लिख देगा मलेशिया। अब आप देखोगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस के लिए अगर एमओयू साइन हुआ है तो वो किसी डेवलप्ड नेशन के साथ ही हुआ होगा, या तो चाइना के साथ हुआ होगा, या फिर यूएस के साथ हुआ होगा, रशिया के साथ हुआ। मैं कह रहा हूँ 99% लोग जो तुक्का मारेंगे वो यूएस पे मारेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वो आंसर गलत हो जाएगा। सही कराने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? मलेशिया इज द राइट आंसर। मलेशियन पीएम जो है इब्राहिम, अभी मैंने आपको बताया था, वो इंडिया आए थे, और इंडिया मलेशिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। डन, इसी के साथ ही एक और टाइगर रिजर्व जो है वो मिला है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, टोटल इसी के साथ टोटल टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं, 3 पहले से थे। कौन सा है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन किस तरह से बनता है इस पॉइंट पर कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? 4 होंगे, मध्य प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या झारखंड, इस तरह के 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा जियोगिल्फ और पेट्रोगिल्फ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो है वो कहाँ पर है? रत्नागिरी में है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देन जियोगिल्फ और पेट्रोगिल्फ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कहाँ पर है? रत्नागिरी में। ठीक है, तो जियोगिल्फ रत्न, रत्न, रत्न और गिरी, गिरी मतलब पहाड़, रत्नों का पहाड़, रत्न मतलब मिनरल्स, रत्न। ठीक है, तो रत्नों का पहाड़ रत्नागिरी, जियोगिल्फ पेट्रोगिल्फ कहाँ पर है मॉन्यूमेंट? रत्नागिरी में। 78th इंडिपेंडेंस डे अभी हमने मनाया है, कब मनाया है? 3 अगस्त को। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग होस्टिंग की है 11th टाइम। ठीक है, इससे पहले इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है मनमोहन सिंह जी का। मनमोहन सिंह जी ने 10 बार अब तक फ्लैग होस्टिंग की थी इंडिपेंडेंस डे पर, और इनसे ऊपर है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने कितनी बार किया है? 16 बार फ्लैग होस्टिंग की है। और उस इंदिरा गांधी जी से ऊपर है जवाहरलाल नेहरू साहब, जिन्होंने 17 बार फ्लैग होस्टिंग की है इंडिपेंडेंस डे पर। ठीक है, तो अभी कौन सा इंडिपेंडेंस डे था? 78 था, और पीएम मोदी ने 11th टाइम जो है वो फ्लैग होस्टिंग की। ठीक है, मनमोहन सिंह ने 10 बार की हुई है, इंदिरा गांधी ने 16 बार, और जवाहरलाल नेहरू साहब ने 17 बार। डन, क्लियर हुई बात? तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। इंडिया मलेशिया के बीच में कौन सा एमओयू साइन हुआ? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। गुरु घासीदास के तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ये चौथा टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। देन जियोगिल्फ और पेट्रोगिल्फ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कहाँ पर है? रत्नागिरी में। इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है,
और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे जितने भी मैं करंट अफेयर्स आपको करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच समझ के मैंने इनको इंक्लूड किया है यहाँ पर। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए दिया जाएगा क्योंकि इस ऑप्शन में ये खेल सकता है आरपीएससी कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस का जो वो है एमओयू है वो तो किसी डेवलप्ड नेशन के साथ ही होगा, तुक्के लगाएंगे लोग यूएस, और आप कर क्या हो गया मलेशिया, आपके मार्क्स आएंगे, आप सेलेक्ट होगे प्री में, मेंस दोगे, ठीक है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में, जियोगल्फ पेट्रोगल्फ रत्नागिरी में, 78th इंडिपेंडेंस डे पीएम मोदी ने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये न्यूज़ में था तो मैंने इंक्लूड कर लिया। मनमोहन सिंह जी ने 10 बार फ्लैग होस्ट किया है, इंदिरा गांधी जी ने 16 टाइम और जवाहरलाल नेहरू जी ने 17 टाइम। डन। ये देखिए पंडित नेहरू 17 टाइम्स, इंदिरा गांधी 16 टाइम्स। इसी के साथ ही NIRF जो है वो रैंकिंग जो है वो 2024 की आ गई है, ठीक है। NIRF का टॉप किसने किया है? NIRF पहली बात तो है क्या चीज, इसका फुल फॉर्म हम पता करते हैं। NIRF, N इज फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इंडिया रैंकिंग 2024 में टॉप जिसने किया है, जो फर्स्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है वो है ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, IIT मद्रास। लद्दाख में टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या अब कितनी हो चुकी है? 7। पहले कितने थे? 2। अब कितने ऐड किए हैं? 5। टोटल कितने हो गए हैं? 7। लद्दाख में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए हैं? 7 हो चुके हैं, पहले 2 डिस्ट्रिक्ट थे और नए 5 डिस्ट्रिक्ट जोड़े गए हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से जोड़े गए हैं? धस्कार, शाम, नुब्रा, चांगथांग और द्रास, ठीक है। ये 5 जिले और जोड़े गए हैं। तो टोटल कितने जिले हो गए यहाँ पर? यहाँ पर टोटल 7 जिले हो चुके हैं, इससे पहले 2 जिले ऑलरेडी थे। डन। डन हो गई बात, ठीक है। लद्दाख में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? अब 7। पहले कितने थे? 2। नए कितने जोड़े हैं? 5। 5 कौन से जोड़े हैं? जस्कार, शाम, नुब्रा, चांगथांग, द्रास। अब एक नई लिस्ट आई है टाइम्स के द्वारा, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024। 2024 के जो ग्रेटेस्ट प्लेसेस हैं पूरे वर्ल्ड के, उसमें उसकी लिस्ट आई है, उसमें 3 जो हैं वो प्लेसेस इंडिया के ऐड हुए हैं, ठीक है। अब ये कौन से, अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये पॉइंट कि वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024 में इंडिया के 3 प्लेसेस के नाम है। पहला कौन सा है? म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई। मुंबई में बच्चों के लिए, बच्चों को टारगेट करते हुए क्या है? म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। ये एक अनोखा संग्रहालय टाइप है, एक म्यूजियम टाइप है। म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस कहाँ पर है? मुंबई में। सेकंड क्या है? मनम चॉकलेट, मनम चॉकलेट, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में, ठीक है। मनम चॉकलेट कहाँ पर है? हैदराबाद स्थित ये एक फैक्ट्री है, मनम चॉकलेट फैक्ट्री है, कहाँ पर? हैदराबाद में। थर्ड क्या है? थर्ड है नार, NAAR। नार क्या है? एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आप कभी हिमाचल प्रदेश जाएं तो ये रेस्टोरेंट विजिट कीजिएगा, अच्छा रेस्टोरेंट है, मतलब कुजीन इसका थोड़ा अलग है, बहुत शानदार। डन। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि NIRF इंडिया रैंकिंग्स आ चुकी है 2024 की, IIT मद्रास ने टॉप किया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है ये, IIT मद्रास फर्स्ट है। सेकंड नंबर पे कौन है? IISc बैंगलोर, ठीक है। लद्दाख में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? 7। पहले कितने थे? 2। अब नए ऐड कितने हुए हैं? 5। टोटल कितने हो गए? 7। कौन कौन से ऐड हुए हैं? जस्कार, शाम, नुब्रा, चांगथांग, द्रास, ठीक है। टाइम्स वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024 में फर्स्ट प्लेस मिला है, 3 प्लेसेस इंडिया के ऐड हुए हैं। फर्स्ट है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस जो कि है मुंबई में, सेकंड है मनम चॉकलेट जो कि एक फैक्ट्री है, स्थित है हैदराबाद में, और थर्ड है नार रेस्टोरेंट जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश में। मनम चॉकलेट हैदराबाद और नार हिमाचल प्रदेश। डन। नेक्स्ट पॉइंट है 37th पॉइंट। अब तक 36 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 37th पॉइंट है इंडिया फर्स्ट राइस ATM, जो कि ग्रेन ATM या अनाज, सॉरी चावल ATM जो है वो कहाँ पर है स्थित है? ये अभी अभी बना है भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। ये आप यहाँ फोटो देख रहे हैं जिसमें ये यहाँ से क्या निकल रहे हैं? चावल निकल रहा है पैसे की जगह, ठीक है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन,
इंडियाज फर्स्ट राइस एटीएम कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। भुवनेश्वर उड़ीसा, जैसे जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि इंडिया फर्स्ट राइस एटीएम कहाँ पर है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, मेजर तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन एग्रीकल्चर यूनिट से, एग्रीकल्चर पार्ट से आ रहा है, एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और इसकी डेप्थ में जाया जाए तो जो इसकी स्पीसीज है, वेराइटीज ऑफ गेहूं है या चावल है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, या तीसरा कोई पॉलिसी है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको पॉइंट को रखा है क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये अच्छी पहल है और फर्स्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज तो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, आरपीसी उसको उठाता ही उठाता है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है, क्वेश्चन यही आएगा। इंडिया का फर्स्ट राइस एटीएम कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा। डन। अब ये क्या करता है, 50 किलो चावल जो है वो 5 मिनट में आपको दे देगा, निकाल देगा। मतलब इसकी स्पीड इतनी है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नॉट इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, बट स्टिल ए पॉइंट ऑफ नॉलेज पता होना चाहिए। 38th पॉइंट, चंद्रयान फोर्थ जो है वो हम लॉन्च करेंगे 2027 में। ठीक है, और ये जो बात है ये किसने बताई है? एस सोमनाथ जी जो है, एस सोमनाथ जी जो है इसरो के जो प्रमुख हैं, उन्होंने बताया है। और ये कब बताया है? 23 अगस्त को इसकी बारे में बताया है। 23 अगस्त क्या है? नेशनल स्पेस डे है। नेशनल स्पेस डे कौन सा है? 23 अगस्त। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो हम हमें ये बताया गया है कि 2027 में जो है वो चंद्रयान 4 जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और ये जो स्पेस क्राफ्ट है, ये 5 अलग अलग मॉड्यूल्स इसके होंगे, 5 मॉड्यूल्स होंगे। ठीक है, अ, इससे पहले जो चंद्रयान 3 भेजा गया था उसमें 3 मॉड्यूल्स थे, चंद्रयान 4 में कितने मॉड्यूल्स होंगे? 5 मॉड्यूल्स होंगे। अब बात की जाए इंडियन स्पेस स्टेशन, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, वैसे ही इंडियन स्पेस स्टेशन को भी लॉन्च किया जाएगा। ये कब किया जाएगा? 2028 में किया जाएगा। ठीक है, और इसमें सिर्फ रोबोट्स जो हैं वो भेजे जाएंगे स्पेस में। ठीक है, तो इंडियन स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल, इसके अलग अलग मॉड्यूल होंगे, इसके भी टोटल 5 मॉड्यूल होंगे, जिसमें से पहला मॉड्यूल जो होगा वो इंडियन स्पेस स्टेशन का 2028 में रह जाएगा। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि चंद्रयान 4 जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, कब लॉन्च होगा? ठीक है, तो 2027 में होगा। अभी 2025 चल रहा है, 2025 में नहीं होगा, 2026 में नहीं होगा, 2027 में होगा। आपके जो ऑप्शंस होंगे वो यही होंगे, 2025, 2026, 2027, 2028, ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, आप कहाँ पर कंफ्यूज होंगे? अगर आप नहीं पढ़ा हुआ है तो आप देखोगे 2025 या 26 होगा, भाई आसपास का ही होगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप कंफ्यूज होंगे 2027 या 2028, क्योंकि यहाँ पर इंडियन स्पेस स्टेशन 2028 है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, मेरे से पढ़ा हुआ है, कि मैं हर स्लाइड का रिवीजन भी आपको कराता हूँ और आपको बताता हूँ कि कहाँ आप गलती कर सकते हो, कहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, ताकि आप वो गलती ना करो। ठीक है, अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है तो आप 27 28 में कंफ्यूज हो गए। तो 27 तो हम पहुंचेंगे चंद्रयान। ठीक है, चंदा चांद पे पहुंचेंगे 27 में, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, लेकिन चंद्रयान 4 पहुंचेगा 27 में। और स्पेस में हम इंडियन स्पेस स्टेशन आएगा 2028 में। देन पहले चांद, फिर स्पेस। ठीक है, तो चंद्रयान 4 2027 में लॉन्च होगा, 5 मॉड्यूल्स में लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 जो था उसमें 3 मॉड्यूल्स थे, यहाँ पर 5 मॉड्यूल्स होंगे। इंडियन स्पेस स्टेशन भी 5 मॉड्यूल्स में लॉन्च होगा, 2028 में लॉन्च होगा। और उसका पहला मॉड्यूल जो है वो 2028 में किया जाएगा। ये बात हमें किसने बताई? इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने। कब बताई? 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को क्या था? नेशनल स्पेस डे था। डन। इंडिया फर्स्ट राइस एटीएम कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो ये सारी बातें हमारी क्लियर हो चुकी है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। बिल्कुल, हम यहाँ बैठे आपको पढ़ाने और आपके डाउट क्लियर करने के लिए हैं। ये जो जितनी भी मेहनत चल रही है, आप स्लाइडों पे देख रहे हैं, आप चैनल पे देख रहे हैं, ऐप पे देख रहे हैं, सारी मेहनत सिर्फ इसलिए हो रही है कि आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाया जा सके, राजस्थान अखाड़ा द्वारा और यूपीएससी अखाड़ा द्वारा। तो आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। हम एक तरफ मेहनत चलती रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तभी आएगा जब मैं या हमारी टीम आपके कमेंट्स पढ़ेगी और फिर डिस्कस करेगी कि भाई वो पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो हमारी तारीफ कर रहा था और वो पर्टिकुलर स्टूडेंट ये पर्टिकुलर पॉइंट और चाहता है, ताकि हम उस पर क्या करें? इम्प्रूवमेंट करें। हम तो हमारी तरफ से बेस्ट दे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी और बेस्ट से भी ऊपर
इज नो अपर लिमिट, स्काई इज द लिमिट। ठीक है, तो 48 पॉइंट क्या कर रहा है, 1000 सेल प्रोजेक्ट। 1000 सेल प्रोजेक्ट का किसका है, 1000 सेल प्रोजेक्ट है चाइना का। ठीक है, इसमें क्या है, G60 कॉन्स्टलेशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट के द्वारा। और ये क्या चीजें हैं, ये इंटरनेट सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, जैसे स्टारलिंक प्रोजेक्ट नहीं है किसका, एलॉन मस्क का, वैसे उसी तरीके से है ये। ठीक है, G60 क्या है, ये 14,000 सैटेलाइट्स को जो है वो अंतरिक्ष में वो कर देगा, तैनात कर देगा, जिससे क्या होगा, इंटरनेट फैसिलिटीज जो है वो मिलेगी। और ये किसके द्वारा की जाएगी, G60 कॉन्स्टलेशन इसको कहा जाएगा 1000 सेल प्रोजेक्ट। कितना 1000, 14,000। ठीक है, 1000 सेल परियोजना इसका नाम है, 1000 सेल प्रोजेक्ट। ठीक है, G60 कॉन्स्टलेशन कौन से रॉकेट से भेजा जाएगा, लॉन्ग मार्च 6A। और क्या काम आएगा, क्या प्रोवाइड किया जाएगा, ये इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा इससे। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 के एंड तक 108 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिए जाएंगे। 41st पॉइंट क्या कह रहा है, टाइची। टाइची क्या है, मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय यूके स्पेस कमांड। ठीक है, आपसे पूछा सकता है कि टाइची जो है वो कौन से कंट्री से रिलेटेड सैटेलाइट है। ठीक है, ये टाइची क्या है, तो टाइची क्या है, मिलिट्री सैटेलाइट है। कौन से कंट्री से रिलेटेड है, तो यूके स्पेस कमांड से रिलेटेड है। क्लियर हो गया मामला, आगे चलते हैं। EOS-08, EOS क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, इसको हाल फिलहाल लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है, 16 अगस्त को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अर्थ का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा 15 अगस्त के दूसरे दिन। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 जो है वो लॉन्च किया गया है 16 अगस्त को। और 16 अगस्त को, ठीक है, 16 अगस्त को लॉन्च किया गया है। और ये डेट ऐसे ही गलत है। ठीक है, और ये कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये किया गया है SSLV। ठीक है, SSLV रॉकेट, SSLV-D3 से ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आपको पता है किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक सटीक जानकारी देना है, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना है, किससे रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 3 फैक्ट्स। EOS-08, ठीक है, कौन सा संस्करण है 08, कब लॉन्च हुआ, 16 अगस्त को लॉन्च हुआ, 15 अगस्त के दूसरे दिन। और किससे लॉन्च किया गया, SSLV-D3 से लॉन्च किया गया, SSLV-D3। ठीक है, 43rd पॉइंट, INS अरिघाट। व्हाट इज INS अरिघाट, क्वेश्चन पूछा सकता है। तो INS अरिघाट इज सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ये एक न्यूक्लियर पावर्ड, ठीक है, ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये है, और इसको इनोग्रेट कर दिया गया है, इसको कमीशनड कर दिया गया है। ठीक है, पहली कौन सी है, INS अरिहंत, इसके बारे में हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, INS अरिघाट इज अ सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का ये हिस्सा बन चुकी है। इससे पहले INS अरिहंत आई थी, जो कब आई थी, 2016 में आई थी। इसके बारे में और स्पेसिफिकेशंस हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कोई स्पेसिफिकेशंस काम की है। इससे RPSC क्वेश्चन बनाता है, तो बेसिकली यही क्वेश्चन बनाता है कि व्हाट इज INS अरिघाट। ठीक है, तो वो बोल देगा वॉरशिप है, प्लेन है, ठीक है, या एक सबमरीन है, या एक न्यूक्लियर सबमरीन है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो RPSC फ्रेम करता है। इसके अलावा ये हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें ये डिप्लॉयड की जाएगी। हरिघाट का मतलब क्या होता है, अब हरिघाट का मतलब, ये एडिशनल फैक्ट्स हैं, ये मुझे नहीं लगता RPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हरिघाट का मतलब होता है दुश्मनों का संहार करने वाला। ठीक है, और इसके अलावा ये एक तरह से अरिहंत, INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। डन। तो यहाँ इस स्लाइड में मैंने आपको बताया 1000 सेल प्रोजेक्ट के अंदर अंतर्गत 14,000 सेटेलाइट जो हैं, छोटे छोटे सेटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, इनको कहा जाएगा G60 कॉन्स्टलेशन। ये लॉन्ग मार्च 6A के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे, चाइना की परियोजना है, और इसके तहत इंटरनेट ये इंटरनेट सुविधाएं मिलेगी, इंटरनेट सेटेलाइट्स हैं।
टाइची क्या है? टाइची एक मिलिट्री सैटेलाइट है, कौन से देश का? यूके स्पेस कमांड का। EOS-08 जो है वो इसरो ने लॉन्च किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV-D3 रॉकेट के द्वारा। कब लॉन्च किया गया? 16 अगस्त को लॉन्च किया गया। ठीक है। INS अरिघाट जो है वो सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। डन। 43 पॉइंट्स हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। आगे चलते हैं। व्हाट इज गौरव? ये देखिए, ये जो फोटो आपको देखने को मिल रही है ये है गौरव। गौरव क्या है? एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। ठीक है, सीधा सीधा पॉइंट, बस इतना सा आपको याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन नॉट इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। देन ये एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज गौरव? DRDO ने लॉन्च किया है। गौरव क्या चीज है? आपको ऑप्शंस दे देंगे, ये एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, ये एक मिसाइल है, ये एक ड्रोन है, या ये एक टैंक है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे देंगे। अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या टिक करेंगे? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। ठीक है। पॉइंट ये पूछा जाएगा नेक्स्ट कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जैसे यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई, वैसे यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, लैंडिंग मतलब कर्ज देना, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस क्या होंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI, SBI या PNB। इस तरह से चार ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। आपका आंसर सेलेक्ट, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। तो गौरव क्या है? गौरव इज ए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस किसके द्वारा दिया गया है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। ठीक है। इसके तहत लैंडिंग जो है, जो कर्जा है जो है वो दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? RBI के द्वारा दिया जाएगा। ये कब लॉन्च किया गया? 26 अगस्त 2024 को ये लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉडल सोलर विलेज, ठीक है, ये सोलर विलेज बनाया जाएगा। कौन सी योजना के तहत बनाया जाएगा? PM सूर्य घर योजना। जैसा कि आपको पता है, PM सूर्य घर योजना जो है वो चलाई जा रही है, जिसके तहत घरों के ऊपर जो है वो रूफटॉप, सोलर रूफटॉप जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है। इस मॉडल सोलर विलेज का मतलब क्या है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में एक सोलर विलेज जो है वो आप लगाएंगे। ठीक है। 1 करोड़ टू 1 विलेज, टोटल 800 करोड़। 800 करोड़ का इसका बजट दिया गया है, और 800 करोड़ में से एक गांव को क्या दिया जाएगा? 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। जिस गांव में जो एक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव होगा, और उस एक गांव को मतलब टोटल 800 गांव में 800 गांव को क्या बनाया जाएगा? मॉडल सोलर विलेज, मॉडल सौर गांव बनाया जाएगा। देन टोटल 800 करोड़ का बजट है। एक गांव को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, और एक डिस्ट्रिक्ट से एक गांव सेलेक्ट होगा। मतलब टोटल 800 डिस्ट्रिक्ट्स में 800 गांव जो होंगे वो PM सूर्यघर योजना के तहत मॉडल सौर सौर गांव ग्राम बनेंगे। देन ये क्लियर हो गया। गौरव इज ए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस RBI, और मॉडल सोलर विलेज जो है वो PM सूर्य घर योजना के तहत एक डिस्ट्रिक्ट में एक सोलर विलेज बनाया जाएगा। टोटल परियोजना का बजट जो है वो 800 करोड़ निर्धारित किया गया है, और उसमें से एक विलेज को 1 करोड़ दिया जाएगा। एंड आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 47th पॉइंट की। 47th पॉइंट है पुरंदर अंजीर। पुरंदर अंजीर क्या है? अंजीर आपको पता है, फिग। ठीक है, फिग का एक स्पेशल टाइप है, एक स्पेशल कैटेगरी है पुरंदर अंजीर। ठीक है, ये क्यों है न्यूज में? क्योंकि इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है पोलैंड में। ठीक है, और ये एग्जीबिशन इसका लगाया गया है मैक फ्रूट 2024, एक फ्रूट एग्जीबिशन है जिसमें इसका एग्जीबिशन लगाया गया है। कहां पर? ये मैक फ्रूट 2024 कहां पर हुआ था? इटली में हुआ था। डन। और एक्सपोर्ट कहाँ किया जा रहा है? पुरंदर अंजीर का जूस को। इसका जूस भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है नेचुरल जो नॉर्मल फिग होती है उससे। ठीक है, पोलैंड में इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है पुरंदर अंजीर के जूस को। डन। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पुरंदर अंजीर जो है वो कहाँ एक्सपोर्ट किया जा रहा है। काट घोरा, काट घोरा कौन, क्या, किस लिए न्यूज में है रिसेंटली? क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? RPSC क्या क्वेश्चन पूछती है कि काट रिसेंटली न्यूज, देयर इज अ प्लेस, प्लेस इन न्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देयर इज अ प्लेस रिसेंटली इज न्यूज, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? छत्तीसगढ़ में है। क्यों फेमस है? फेमस फॉर लिथियम माइनिंग।
ठीक है, कि काठगोहरा जो है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये क्यों आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है? तो ये लिथियम माइनिंग के लिए न्यूज में है। 49th पॉइंट है काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? गुजरात में है। और इसकी टोटल क्षमता अब कितनी हो चुकी है? 700 मेगावाट। ये जो आप यहाँ पर फोटो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये किसकी है? ये है काकरापार थर्मल पावर प्लांट की। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट की। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि जो फिशन फ्यूल होता है वो न्यूक्लियर है, वहां पर थर्मल, वहां पर ऊर्जा से वो हो रही है, परमाणु ऊर्जा से यहाँ पर हो रही है, वहां पर ऊष्मा से हो रही है वो। ठीक है, बिजली जनरेशन। ये हो गया। इंडिया से यूएस को जो एक्सपोर्ट जा रहा है वो कितना परसेंट है? 23% है। ठीक है, पहले कितना था? 19% था। 10 वर्षों में ये 19% से बढ़कर कितना हो गया है? 23%। इसलिए ये न्यूज में है। इंडिया से यूएस का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो पिछले 10 सालों में 19% से बढ़कर 23% हो गया है। 19% से बढ़कर कितना हो गया है? 23% हो गया है। तो हमने इस स्लाइड में क्या क्या पढ़ा? पुरंदर अंजीर जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ अंजीर है जो कि एक्सपोर्ट की जा रही है पोलैंड में। ठीक है, इसका जूस जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है पोलैंड में, और इसको एग्जीबिशन में दिखाया गया था। कौन सा एग्जीबिशन था? मैक फ्रूट 2024। और ये एग्जीबिशन कहां पर लगा था? ये इटली में लगा था। इसके अलावा काठगोरा एक जगह है जो कि रिसेंटली न्यूज में रही लिथियम माइनिंग की वजह से। यहां पर क्या हो रहा है? काठगोरा में लिथियम माइनिंग हो रही है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, और लिथियम के बहुत ही बड़े भंडार यहाँ पर 250 हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ पर क्या मिले हैं? 250 हेक्टेयर में लिथियम भंडार यहाँ पर मिले हैं। तो आने वाले समय में यहाँ पर लिथियम माइनिंग की जाएगी। कहाँ पर है? काठगोरा, छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। और काठगोरा क्यों फेमस है? लिथियम भंडार मिले हैं वहां पे। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। हाल फिलहाल इसकी टोटल क्षमता कितनी हो गई है? 700 मेगावाट। इंडिया टू यूएस इंपोर्ट जो है वो पिछले 10 साल में 19% से बढ़कर 23% हो गए हैं। इसी के साथ हमने 50 पॉइंट्स यहाँ पर कंप्लीट किए टोटल। मुझे ऐसा लग रहा है इस लेक्चर में मैंने 100 पॉइंट्स के लगभग इंक्लूड किए हैं। एक बार देख लेते हैं आगे। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, 105 पॉइंट्स हैं जिसमें से 50 पॉइंट्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आधा लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं। 51st पॉइंट, श्री कृष्ण गमन पथ। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्री कृष्ण गमन पथ क्या है? देखिए, बजट में मैं ऑलरेडी पिछले मंथ का जो पिछले मंथ का जो करंट अफेयर्स था उसमें मैं ऑलरेडी आपको श्री कृष्ण गमन पथ के बारे में बता चुका हूं, क्योंकि बजट में इसका उल्लेख था। बजट मैंने पिछले महीने के करंट अफेयर्स में कवर करवाया है। श्री कृष्ण गमन पथ क्या है? एक ऐसा कॉरिडोर मान लीजिए, एक ऐसा पाथ मान लीजिए, ठीक है, जहां से कृष्ण जी जो है वो मथुरा से, कहां से? मथुरा से उज्जैन गए थे अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए। डन। तो ये जो कॉरिडोर है, ये जो जगह है, इसको क्या कहा जाता है? श्री कृष्ण गमन पथ। मथुरा विल बी कनेक्टेड टू उज्जैन। मथुरा को उज्जैन से कनेक्ट किया जाएगा। मथुरा कहां पर है? यूपी में। उज्जैन कहां पर है? एमपी में। ठीक है, तो मथुरा को उज्जैन से कनेक्ट किया जाएगा वाया भरतपुर। ये यहां आ गया भरतपुर। भरतपुर के बाद कोटा, कोटा के बाद झालावाड़, और झालावाड़ से उज्जैन। तो ये जो पूरा कृष्ण गमन पथ है, इसमें राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो रहेंगे, भरतपुर, कोटा और झालावाड़। ठीक है, ये एक धार्मिक सर्किट की तरह इसको बोला जाएगा। जैसे वो नहीं होते, मरु सर्किट हो गया। ठीक है, वैसे ही श्री कृष्ण गमन पथ बनाया जाएगा जो कि मथुरा को उज्जैन से कनेक्ट करेगा वाया भरतपुर, कोटा एंड झालावाड़। डन। ये हो गया। कितने किलोमीटर लंबा होगा ये? टोटल 525 किलोमीटर लंबा होगा। ठीक है, और जो श्री कृष्ण जी थे वो अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए, ठीक है, कहां पर ली थी उन्होंने शिक्षा दीक्षा? उज्जैन के सांदीपनी। सांदीपनी एक जगह है, वहां पर उज्जैन के सांदीपनी एक जगह से श्री कृष्ण जी ने शिक्षा दीक्षा ली थी। और ये क्या है? मथुरा से छोटे छोटे गांव से होते हुए ये उज्जैन पहुंचे थे। और ये जो छोटे छोटे गांव हैं ये कहां से होते हुए गए थे? भरतपुर, वर्तमान समय का जिला भरतपुर, दूसरा जिला कोटा और तीसरा झालावाड़। भरतपुर, कोटा, झालावाड़। ये हो गया भरतपुर, दूसरा हो गया कोटा और तीसरा हो गया झालावाड़। बीकेजे। ठीक है, बीकाजी से बीकेजे। डन। तो ये कृष्ण गमन पथ जो है इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट? क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो श्री कृष्ण गमन पथ में नहीं आता? आपके ऑप्शन होंगे भरतपुर, कोटा, झालावाड़ एंड बूंदी।
आंसर क्या हो जाएगा, बूंदी। ठीक है, क्योंकि भरतपुर से होता हुआ जा रहा है, कोटा से होता हुआ जा रहा है, झालावाड़ से होता हुआ जा रहा है, लेकिन बूंदी बारा से होता हुआ नहीं जा रहा है, या अलवर ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये 3 अगर आपको याद है तो ऑड वन आउट आप इजीली कर सकते हैं। अब क्या है, नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला है, किस किस को मिला है, हुकुम चंद्र चौधरी जी को मिला है। हुकुम चंद्र चौधरी जी कहां पर पोस्टेड थे, बीकानेर के बीएसएफ स्कूल में, बीकानेर के सीनियर सेकेंडरी हुकुम चंद चौधरी जी जो है सीनियर सेकेंडरी बीएसएफ स्कूल बीकानेर में पोस्टेड थे। इनको क्या दिया गया है, नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया गया है। बलजिंदर सिंह जी जो थे वो पदमपुर गंगानगर के पदमपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक हैं। ठीक है, तो इन दोनों को नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, टीचर्स डे पर दिया जाएगा। टीचर्स डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। और इसके तहत इनको क्या मिलेगा, 50,000 रुपए की राशि मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा उनको सर्टिफिकेट मिलेगा एक, और एक सिल्वर मेडल दिया जाएगा। डन। 53rd पॉइंट है साहित्य श्री अवार्ड। साहित्य श्री अवार्ड किसको मिलेगा, प्रफुल्ल प्रभाकर को। साहित्य श्री अवार्ड किसको मिलेगा, प्रफुल्ल प्रभाकर को मिलेगा। और उनकी कौन सी रचना है, ये देखिए आप अवार्ड सामने देख रहे हैं, साहित्य श्री अवार्ड। साहित्य श्री अवार्ड किसको मिलेगा, प्रफुल्ल जो हमेशा खुश रहता है, तो खुश रहता है इस चीज को क्या मिलेगा, साहित्य श्री पुरस्कार मिलेगा। और वो खुश क्यों रहता है, क्योंकि वो पिकनिक मनाता रहता है। उसकी किताब का नाम क्या है, टापुओं पर पिकनिक। टापुओं पर पिकनिक नामक किताब लिखने की वजह से प्रफुल्ल प्रभाकर को साहित्य श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डन, ये इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, 51st पॉइंट, श्री कृष्ण गमन पथ किसको कनेक्ट करेगा, मथुरा को। किससे कनेक्ट करेगा, उज्जैन से। मथुरा इज इन यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन से कनेक्ट करेगा। और राजस्थान के 3 जिले इसमें होंगे। 525 किलोमीटर का ये पूरा कृष्ण गमन पथ धार्मिक सर्किट होगा। भरतपुर, कोटा और झालावाड़। भरतपुर तो आना ही है, हमारे सीएम साहब का जिला है, वहां तो विकास ही विकास है। नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला है हुकुम चंद्र चौधरी जी को, जो कि बीकानेर से है, और बलजिंदर सिंह जी को, जो कि गंगानगर से है। साहित्य श्री अवार्ड मिला है प्रफुल्ल प्रभाकर को, जिन्होंने किताब लिखी है टापुओं पर पिकनिक ऑन आइलैंड्स। डूंगरपुर अभी बहुत ज्यादा फेमस है, न्यूज में है, क्योंकि वहां पर क्रोमियम के, निकल के और फ्लोराइड के एक ब्लॉक मिला है, एक पूरा भंडार वहां पर मिला है। ठीक है, भूगर्भीय सर्वेक्षण में ये 3 चीजें वहां पर मिली है। तो आपसे पूछा जाता है हाल फिलहाल क्रोमियम, निकल और फ्लोराइड जो है वो कौन से जिले में मिले हैं, तो वो मिले हैं डूंगरपुर जिले में। ठीक है, 55th पॉइंट क्या कह रहा है, सीएम आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। अब ये योजना क्या है, ये योजना ये है, मान लीजिए आप अपने घर से और ओटीएस जा रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, ओटीएस, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल। आपका सिलेक्शन हो गया है अभी अभी आरएस में। ठीक है, और आपकी ट्रेनिंग चल रही है ओटीएस में, और आप अपने घर से जा रहे हैं या कहीं से भी जा रहे हैं, वैसे तो यहीं क्वार्टर्स में रहना होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप कहीं से निकल के ओटीएस जा रहे हैं। ठीक है, और रास्ते में आपको मिला किसी का एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पर, चौक रोड पर ही, जेएलएन मार्ग पर ही आपको ये एक्सीडेंट दिख गया, और यहाँ पर जो व्यक्ति है वो गंभीर रूप से घायल है। तो यदि आप उस व्यक्ति की सहायता करते हैं, और जो कि आपको करनी भी चाहिए, जो कि आप करोगे, ठीक है, अगर आप उस व्यक्ति की सहायता करते हो और उसको यहाँ से एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाते हो या किसी भी हॉस्पिटल पहुंचाते हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आपको रोड सेफ्टी फंड में से 10,000 रुपीज दिए जाएंगे अंडर सीएम आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। ठीक है, अगर नहीं भी दिए जाए तो भी हमें हेल्प करनी है, लेकिन इस योजना के तहत आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो रोड सेफ्टी फंड में से 10,000 रुपए देगी, अगर आपने किसी गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को एक्सीडेंट होने पर बचाया है। तो इससे क्या होगा, रोड एक्सीडेंट से डेथ रेट जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहां तो 10,000 रुपए मिलेगा प्लस एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अब अगर आप सिर्फ एक सामान्य रूप से घायल व्यक्ति है, ठीक है, तो सामान्य रूप से घायल व्यक्ति के लिए आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर गंभीर रूप से घायल है, बिल्कुल मृत्यु पर ही आने को है, तो आपको 10,000 रुपीज और एक सर्टिफिकेट, प्रशस्ति पत्र मिलेगा। डन। तो चाहे सामान्य रूप से घायल हो चाहे गंभीर रूप से घायल हो, हमें उसको मदद करनी है और उसे फर्स्ट एड के लिए या अधिक उपचार के लिए कहाँ पहुंचाना है, निकटतम हॉस्पिटल पहुंचाना है। ये नियत रखोगे तो ही नियति में ये होगा, ओटीएस मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी योजना सीएम आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, 10,000 रुपीज यहां पर मिलेंगे। पहले 5,000 रुपए दिए जा रहे थे, अब जो है
वो 10,000 रुपीज दिए जाएंगे। और ये दुर्घटना से, ये जो आपने भला काम किया है, इस काम से 3 डेज के अंदर में ये दिया जाएगा। डन। तो ये क्लियर हो गया। डूंगरपुर में क्या मिला है? क्रोमियम, निकल, निक्रोम और फ्लोराइड के भंडार मिले हैं। सीएम आयुष्मान जीवन रक्षा योजना जो है वो डेथ रेट रिड्यूस करती है रोड एक्सीडेंट से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो एक्सीडेंट के 3 दिन के अंदर अंदर रोड सेफ्टी फंड में से 10,000 रुपए देगी यदि आपने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया तो। अगर आपने सामान्य रूप से घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया तो आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलेगा। डन। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जन पोषण केंद्र की। जन पोषण केंद्र क्या है, ये कहां पर खोला गया, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जन पोषण केंद्र जो है वो जयपुर में शाहपुरा एक तहसील है, ठीक है, वहां पर नाथावाला गांव, ठीक है, नाथावाला विलेज में जन पोषण केंद्र जो है वो खोला गया है। ठीक है, अब ये क्या है, सबसे पहला तो ये हो गया। इसके बाद क्या किया जाएगा, जयपुर में ही 15 और उचित मूल्य की जो दुकानें होती हैं, ठीक है, उचित मूल्य की दुकानों को 15 उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्र में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, अब उचित मूल्य की दुकानों पर क्या मिलता है भाई, राइस मिल गया, ठीक है, वीट मिल गया, डन। लेकिन उन उचित मूल्य की दुकानों को अपग्रेड किया जाएगा किसमें, जन पोषण केंद्र में। एक को अपग्रेड कर दिया गया है, कौन किसको किया है, जयपुर के शाहपुरा में स्थित नाथावाला विलेज में स्थित को जन पोषण केंद्र बना दिया गया है। अब इसमें क्या होगा, ये चीजें तो मिल ही रही है उचित मूल्य की दुकान पर, लेकिन पोषण केंद्र में क्या मिलेगा, पोषण केंद्र में और ज्यादा पोषण युक्त सामग्री मिलेगी। गेहूं मिल ही रहा है, चावल मिल ही रहा है, उसके साथ दाल मिलेगी, उसके साथ न्यूट्रिशन के और जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ये किसके तहत होगा, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस काम को अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल आगे क्या होना है वो तो आगे के करंट अफेयर्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जन पोषण केंद्र सबसे पहले कहाँ खोला गया है, तो जयपुर के शाहपुरा में स्थित नाथावाला विलेज में जन पोषण केंद्र खोला जाएगा। मेंस पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो जन पोषण केंद्र के 3 फायदे क्या क्या है। पहला फायदा तो यह है कि जितनी भी उचित मूल्य की दुकान है, शॉप्स हैं, उचित मूल्य की जो शॉप्स है उनकी जो है बिक्री बढ़ेगी। ठीक है, उनकी आय, इनकम सोर्सेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, शॉप, उचित मूल्य की जो दुकानें हैं उनकी इनकम बढ़ेगी। दूसरा क्या होगा, जो पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक में न्यूट्रिशन के तहत क्या होगा, जागरूकता बढ़ेगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को। ठीक है, तो ये 3 चीजें जन पोषण केंद्र से जो है वो मिल रही है धीरे धीरे, सीधे सीधे 3 बेनिफिट्स है। शॉपकीपर्स को उनकी इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, दूसरी पब्लिक में न्यूट्रिशन की तरफ रुझान बढ़ेगा। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, न्यूट्रिशियस फूड जो है वो लोगों को मिलेगा। इसके बाद आती है वीर दुर्गादास जयंती समारोह। वीर दुर्गादास जयंती समारोह कौन सा बनाया गया है, 386 बनाया गया है। ठीक है, कब बनाया गया है, एक साल में कितने दिन होते हैं, 366 प्लस 20, 386 वीर दुर्गादास जयंती बनाई गई है। कब बनाई गई है, 18 अगस्त 2024 को। ठीक है, और इसके तहत वीर दुर्गादास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इसको, गवरीबाई को। गवरीबाई कौन है, गवरीबाई जो है वो राजस्थान के पाली जिले, मारवाड़ का जो इलाका आता है, पाली जिले में मांड गायिका है। एक राग होती है मांड, ठीक है, मांड, जैसे केसरिया बालम पधारो हमारे देश, तो ये एक मांड राग है। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने गाया था, अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था मांड राग में। किस क्या, केसरिया बालम पधारो हमारे देश। तो ये जो राग है, जिस तरह से इस गाने को गाया जाता है, ये मांड राग है और ये एक मांड गायिका है। कौन, गवरीबाई, जिनको क्या मिला है, वीर दुर्गादास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कब मिला ये, 18 अगस्त 2024 को मिला, जिस दिन वीर दुर्गादास जयंती थी। कौन सी दुर्गादास जयंती थी, 386। क्वेश्चन यहां से क्या क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि वीर दुर्गादास जयंती समारोह कब मनाया गया, आंसर होगा 18 अगस्त। कौन सी वीर दुर्गादास जयंती बनाई गई, 386। वीर दुर्गादास जयंती के अवसर पर वीर दुर्गादास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, गवरीबाई को। ठीक है, और फिर ये गवरीबाई से एडिशनल इंफॉर्मेशन की ये मान गायिका है। अभी फिलहाल ये बहुत ज्यादा वृद्ध है, 90 साल की है और ये पाली में है।
58th पॉइंट, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, इसको लॉन्च किया गया है 14 अगस्त 2024 को। और इसके तहत क्या होगा, इसके तहत आभा आभा आईडी बनाई जाएगी। ठीक है, इसके तहत हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री की जाएगी। ठीक है, टेली कंसल्टेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डैशबोर्ड बनाया जाएगा। तो ये सारी चीजें, बेसिकली पॉइंट ये है कि हेल्थ कैटेगरी से रिलेटेड हर चीज को आपको डिजिटली प्रोवाइड करवाना है। चाहे आप उसका रजिस्ट्री करवा दो, चाहे आप आईडी बनवा दो, चाहे आप टेली कंसल्टेशन करवा दीजिए रिमोट, आप अपने घर पर बैठे हैं और डॉक्टर से वाया फोन आप जो है वो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, तो इस तरह से राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन जो है वो काम करेगा। और ये कब से शुरू हुआ है, 14 अगस्त 2024 से शुरू हुआ है। डन। इसके बाद आती है किसान साथी ऐप। किसान साथी ऐप क्या कर रही है, जल संसाधन मंत्री जो है अपने, कौन है, सुरेश सिंह रावत जी, सुरेश सिंह रावत जी, SSR। इन्होंने धौलपुर में स्थित, ये एक इंपॉर्टेंट, धौलपुर में स्थित कौन सा बांध है, पार्वती बांध। पार्वती, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पार्वती बांध कहां पर है, आंसर होगा धौलपुर। धौलपुर में स्थित पार्वती बांध का जो कमांड एरिया है, जहां पर पार्वती पानी वगैरह वो होता है, तो वहां के जितने भी किसान है, काश्तकार है, उनके लिए ये ऐप तैयार की गई है, किसान साथी ऐप। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से तैयार की गई है, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं पूरा। ताकि मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बता सकूँ। ठीक है, तो किसान साथी ऐप धौलपुर के पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया, जो कमांड एरिया है, उसके जो काश्तकार किसान हैं उनकी हेल्प के लिए किसान साथी ऐप बनाई गई है। और ये किसके हेल्प से बनाई गई है, ये बनाई गई है नेशनल वाटर साइंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, रुड़की, नेशनल राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, नेशनल वाटर साइंस इंस्टीट्यूट रुड़की के द्वारा किसान साथी हेल्प ऐप बनाई गई है। आपसे पूछा जाता है कि ये किस कहाँ के किसानों के लिए, तो धौलपुर में स्थित जो पार्वती डैम है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पार्वती डैम कहाँ पर स्थित है, फिर आप कहोगे आरपीएससी तो भाई कुछ भी पूछ लेती है, पार्वती डैम ही उठा के पूछ लिया कहाँ पर है। नहीं, कहीं ना कहीं वो चीज करंट अफेयर्स में रिलेटेड होती है, इसलिए आरपीएससी ने आपसे उसको पूछा है। तो ये जो पार्वती डैम के बारे में अगर आपसे पूछते हैं, तो पार्वती डैम कहाँ पर है, धौलपुर में। ठीक है, और इसके जो कमांड एरिया में जितने भी किसान वगैरह आते हैं, उनकी हेल्प के लिए नेशनल वाटर साइंस इंस्टीट्यूट रुड़की की हेल्प के द्वारा बनाई गई है किसान साथी ऐप। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ऐप धौलपुर के पार्वती सिंचाई परियोजना के लगभग 786 वर्ग किलोमीटर कमांड क्षेत्र के किसानों को हेल्प करेगा। ठीक है, में 132 गांव जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, और टोटल शायद मेरे सबसे 70,000 के प्लस जो लोग हैं वो यहाँ पर उनको बेनिफिट मिलेगा। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, जन पोषण केंद्र कहां पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। मतलब हर करंट अफेयर का जो वन लाइनर है, वो हर चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे हर चीज ऐसी लग रही है कि ये आएगा एग्जाम में। क्योंकि जब मैंने सेलेक्ट किए हैं चीज़ों को, तो वो उसी टाइप से किया है आरपीएससी के माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में 2018 नहीं 2016 में क्वेश्चन आया था कि पहली अन्नपूर्णा रसोई योजना, या इस टाइप का क्वेश्चन था, वो कहाँ खोली गई है। ठीक है, तो वो भी जयपुर के आसपास का ही कोई इलाका था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, आपको पता है आरपीएससी पूछती है, या तो वो बजट से उठाती है, या फिर वो इकोनॉमिक सर्वे से उठाती है। ये अभी करंट में से चीजें उठाई जा रही है। केंद्र राज्य सरकार की कोई भी योजना है, कोई भी केंद्र है जो खुल रहा है कहीं पर, या किसी डेट पर्टिकुलर डेट को खुल रहा है, तो वो डेट या जगह जो है वो आरपीएससी के इंटरेस्ट का पॉइंट होता है, और वो एग्जाम में इंक्लूड करते हैं। जन पोषण केंद्र जयपुर के शाहपुरा तहसील में नाथावाला विलेज में खोला गया है। वीर दुर्गादास जयंती कौन सी बनाई गई है, 386, कब बनाई गई है, 18 अगस्त 2024 को। वीर दुर्गादास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मिला है गवरी बाई को, जो मारवाड़ एरिया के पाली जिले में है, रहती हैं, और 90 साल की वो हैं, और वो मांड गायिका है। ठीक है, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन मैंने आपको बता ही दिया, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। ये कब लॉन्च हुआ, 14 अगस्त 2024 को। किसान साथी ऐप किससे रिलेटेड है, धौलपुर के पार्वती डैम से रिलेटेड है, और इसको किसने बनाया है, नेशनल वाटर साइंस इंस्टीट्यूट रुड़की के द्वारा ये ऐप बनाई गई है। देन आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं माँ वाउचर योजना। माँ वाउचर योजना क्या है? फ्री सोनोग्राफी फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है, फ्री सोनोग्राफी फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। ये क्या है, डेट क्या लिखी है, 8 अगस्त 2024, ठीक है। अब देखो बात करते हैं क्या है माँ वाउचर। एक वाउचर दिया जाएगा, ठीक है, किसको दिया जाएगा? माँ को दिया जाएगा। माँ मतलब प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। उस वाउचर से क्या होगा? फ्री सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। फ्री सोनोग्राफी क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर सोनोग्राफी जो है वो आवश्यक होती है, और एक सोनोग्राफी जो है वो फ्री दी जाएगी, ताकि जो इन्फेंट है, जो बर्थ जिसका होने वाला है, उसकी हम हेल्थ वगैरह चेकअप कर सके, ठीक है। ये कब शुरू की गई? ये माँ वाउचर योजना 8 अगस्त को शुरू की गई, ठीक है, 8 अगस्त 2024। लेकिन पॉइंट ये है यहां पर कि पूरे राजस्थान में माँ वाउचर योजना शुरू करने की डेट क्या है? 8 अगस्त। लेकिन माँ वाउचर योजना सबसे पहले कब शुरू हुई? अ, महिला दिवस के दिन। महिला दिवस कब आता है? 8 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च को माँ वाउचर योजना सर्वप्रथम शुरू की गई 3 जिलों में। 3 जिले कौन कौन से? पहला तो अपने चीफ मिनिस्टर साहब का, कौन सा? भरतपुर, ठीक है। दूसरा बारां, और तीसरा फलौदी, ठीक है। इन 3 जिलों में सबसे पहले माँ वाउचर योजना शुरू की गई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, ये चेक करने के लिए कभी भी कोई बड़ा प्रोग्राम चलाया जाता है तो उसको या तो बेनिफिशियरीज का टाइम की संख्या कम कर दी जाती है, कि भाई एक 100 लोगों पे पहले इसको चेक किया जाए, फिर उसके बाद 1000 पे किया जाएगा, फिर 10,000, ठीक है। या फिर उसको एक स्पेस, टाइम एंड स्पेस के तौर पर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर स्पेस में रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई 3 जिलों में ही शुरू की जाएगी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, और फिर बाद में इसको धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहां पर माँ वाउचर योजना 8 मार्च 2024 को भरतपुर, बारां और फलौदी में चलाई गई, और 8 अगस्त 2024 को इसको पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले में लागू कर दिया गया। डन हो गई बात। आगे चलते हैं। हरियालो राजस्थान जो है वो चलाया गया। क्या था ये? व्हाट इज हरियालो राजस्थान? अब यहां पर हरियालो राजस्थान एक एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, हर साल कई चीजें की जाती है, जिसमें से एक है राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो इस बार कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया? 75th, ठीक है। और वो कहाँ मनाया गया? गडोता। गडोता कहाँ पर है? मौजमाबाद में। मौजमाबाद कहाँ पर है? हाल ही में नया जो जिला बना था, लेकिन वापस उस जिले को रद्द कर दिया गया, दूदू, ठीक है। तो दूदू के मौजमाबाद के गडोता में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो है वो मनाया गया। कब मनाया गया? 7 अगस्त को मनाया गया, ठीक है। और इसके तहत ये वो किया गया कि 2 करोड़ जो है वो पौधे लगाए जाएंगे, ये संकल्प यहां पर लिया गया, ठीक है। 2 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया, ठीक है, हरियाणा राजस्थान। तो बड़ा प्रोजेक्ट है। हरियाणा राजस्थान के अंदर में स्टेट लेवल के वो चलाए जा रहे हैं, क्या है, वन महोत्सव। तो वो स्टेट लेवल का वन महोत्सव कब हुआ? 7 अगस्त को, ठीक है। कहां पर हुआ? दूदू के मौजमाबाद के गडोता विलेज में। डन। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत एक और चीज आती है, मातृवन। मातृवन क्या है? ऐसा कहा गया है कि मातृवन बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, ठीक है। और ये बात कब की गई? ये भजन लाल शर्मा जी ने, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने ही 75वें वन महोत्सव वाले दिन ही इसकी घोषणा की कि आम जन की सहभागिता से, लोगों की सहभागिता से हम मातृवन बनाएंगे। और वो मातृवन कहाँ बनाएंगे? हर डिस्ट्रिक्ट में एक मातृवन बनाया जाएगा, ठीक है। और राज जियो ट्री ऐप, राज जियो ट्री, ये एक ऐप है। इसकी मदद से 51 लाख प्रशस्ति पत्र बांटे जाएंगे, ठीक है। और इन पौधों की देखभाल के लिए जो भी वन मातृवन में लगाए जाएंगे, उसके लिए वन मित्र का डिप्लॉयमेंट होगा। कितने वन मित्र? 2000 वन मित्र। तो अब ये वन मित्र ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि यूथ जो है, जो तैयारी कर रहा है अभी, उनको वन मित्र लगाया जा सकता है। और क्या कहता है, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं
जैसे आपको पता है रिटायरमेंट की एज 60 है, ठीक है, तो 62 या 65 तक जो भी लोग हैं, जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं, उनको वन मित्र लगाया जा सकता है। तो ये मातृ वन है। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, माँ वाउचर योजना के तहत क्या मिल रहा है, ठीक है, गर्भवती महिलाएं जितनी भी है, प्रेग्नेंट लेडीज भी है, उनको सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में एक सोनोग्राफी जो है वो फ्री है। ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट पहले चलाया गया 8 मार्च 2024 को भरतपुर, 12 और फलौदी में, और बाद में 8 अगस्त को इसको पूरे ही राजस्थान में लागू कर दिया गया। तो अभी माँ वाउचर योजना पूरे राजस्थान में चल रही है 8 अगस्त के बाद से। 8 अगस्त के पहले से ये सिर्फ इन 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रही थी। हरियाणा और राजस्थान जो है उसके तहत में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया है, जो कि कहाँ मनाया गया है, दूदू के मौजमाबाद के गाड़ोता विलेज में, जिसके तहत कितने पौधे उगाए गए हैं, 2 करोड़। ठीक है, और इसकी देखभाल राज्य जियो ट्री ऐप से की जाएगी। इसके अलावा मातृ वन बनाए जाएंगे। मातृ वन हर डिस्ट्रिक्ट में एक बनेगा, और 2000 वन मित्र का भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर होगा। डन, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान के अंतर्गत और क्या हुआ है, 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, 50 करोड़ ट्रीज लगाए जाएंगे। 7 करोड़ तो इस साल लगाए जाएंगे और 50 करोड़ लगाए जाएंगे टोटल अगले 5 सालों में। डन। 63rd अमृता देवी बिश्नोई स्मृति अवार्ड, अपने अमृता देवी बिश्नोई स्मृति अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा कैटेगरी में किसको दिया है, मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा को। अब ये अमृता देवी बिश्नोई कौन थी, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई जो थी 1730 में क्या हुआ था, 1730 में जोधपुर के खेजड़ली, फलौदी के खेजड़ली गांव में इन्होंने 360, इनके नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो उनकी याद में क्या दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति अवार्ड दिया जाता है। कब हुआ था ये इंसिडेंट, 1730 में। ठीक है, 1730 में कब, भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई वाले 363 लोग जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे पेड़ों को बचाने के लिए। कब की बात है ये, जोधपुर के फलौदी के खेजड़ली गांव में खेजड़ी पौधे को बचाने के लिए 1730 में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, और उनकी याद में यह अवार्ड रखा गया है, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति अवार्ड। वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा कैटेगरी में ये मिला है मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा को। डन। इसके अलावा एक और मुहिम चलाई जा रही है, एक पेड़ माँ के नाम स्कीम। ठीक है, और ये जो स्कीम है, इसमें डिटेल्स काफ़ी है, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन बनता है तो आरपीएससी ये क्वेश्चन बना सकता है कि एक पेड़ माँ के नाम जो प्रोजेक्ट है उसके वो जो है वो कौन से डिपार्टमेंट चला रहे हैं। ठीक है, तो अब ये एक पेड़ माँ के नाम, अब पेड़ जहां पे आता है आप तुक्का क्या लगाएंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लेकिन नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको नहीं चला रहा है। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट। तो एक पेड़ माँ के नाम जो स्कीम है वो चलाई जा रही है किसके द्वारा, शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, 24 घंटे में 24 घंटे में नहीं, 12 घंटे में एक रिकॉर्ड पौधे उगाए जाएंगे। 98,86,471 लोगों द्वारा 1,46,89,809। अब ये तो संख्या बहुत ज्यादा है, तो काम का नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। इस पर्टिकुलर स्कीम में काम का यही चीज है कि भाई बहुत सारे 1,47,00,000 पौधे उगाए गए, लगभग 1 करोड़ लोगों द्वारा उगाए गए। ठीक है, लेकिन ये कौन से डिपार्टमेंट चला रहा था इसको, ठीक है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक पेड़ माँ के नाम जो स्कीम है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो डिपार्टमेंट, नोडल डिपार्टमेंट के ऊपर ही आएगा। ठीक है, ये एक वृक्षारोपण अभियान है, ये तो सीधे सीधे पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे तुक्केबाजी आप करोगे तो क्या करोगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर दोगे या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर दोगे। लेकिन एक पेड़ माँ के नाम जो स्कीम है, जो पॉलिसी है, उसके तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग जो है ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। 1,47,00,000
पौधे उगाने का। देन इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, हरियाली राजस्थान 7 करोड़ पौधे तो इस साल में उगाए जाएंगे हरियाली राजस्थान के अंतर्गत, और 50 करोड़ पौधे जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में उगाए जाएंगे। इसके अलावा अमृता देवी बिश्नोई स्मृति अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा कैटेगरी में मोहित शर्मा जी को और दिव्या शर्मा जी को। ये 2022 का अवार्ड दिया गया है। एक पेड़ माँ के नाम स्कीम जो है, जो पॉलिसी है, उसमें वृक्षारोपण अभियान है। 1 करोड़ 47 लाख पौधे उगाए गए हैं लगभग 1 करोड़ लोगों द्वारा। और कौन कौन से डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अटल भूजल योजना, आपको पता है हर बार के इकोनॉमिक सर्वे में आता है, और इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको इस बार भी अटल भूजल योजना जो है वो पढ़ाई है अच्छे से। ये राजस्थान के टोटल 17 जिलों में चल रही है अभी। ठीक है, किस लिए चल रही है, भूजल ग्राउंड वाटर की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, उसको सही करने के लिए, मतलब भू स्तर जो है उसको गिर रहा है वो धीरे धीरे, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे गिर रहा है, उसको बचाने के लिए यहाँ पर अटल भूजल योजना चल रही है। और ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है, वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अटल नाम आ गया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई है। वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अटल भूजल योजना चल रही है, जो कि ग्राउंड वाटर के गिरते लेवल को सामुदायिक भागीदारी से, ठीक है, लोगों के आम जन की भागीदारी से ये चीजें बढ़ाई जा रही है। और राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, ये 17 डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल ये एक लिस्ट बनी है जिसमें बात आई है कि अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान जो है वो 3rd पोजीशन पे पहुंच गया है। मतलब इंडिया में जहां पर भी अटल भूजल योजना चल रही है उसमें से 3rd नंबर पे कौन है, राजस्थान है। पहले राजस्थान कौन से नंबर पे था, 7th नंबर पे था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान सरकार की भूजल को लेकर जो नवीन नीतियां हैं उसमें से एक है अटल भूजल योजना, जिसके तहत राजस्थान जो है वो कौन से नंबर पर है, तो 3rd पोजीशन पे है। कौन से पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन। 3 नाम है, नहीं, अटल भूजल योजना 3 वर्ड्स है, तो 3rd पोजीशन है। सीधे सीधे इस तरह याद कर लो। ठीक है, इसके अलावा अवियाना एविएशन अकेडमी, अवियाना एविएशन अकेडमी क्या है, एक पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि कहां पर लॉन्च किया गया है, कहां पर स्टार्ट किया गया है, किशनगढ़ में स्टार्ट किया गया है। अजमेर के पास में किशनगढ़ है, किशनगढ़ में अवियाना एविएशन अकेडमी, ये एक फ्लाइट स्कूल है। ये राजस्थान का पहला फ्लाइंग स्कूल है। ठीक है, राजस्थान में अगर आपको पायलट बनना है और कोई फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करना है तो आप किशनगढ़ में अवियाना फ्लाइंग स्कूल एविएशन एकेडमी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कैक्टस गार्डन कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो कैक्टस गार्डन जो है वो उदयपुर में केवड़ा की नाल में बनाया जा रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन में जैसलमेर भी होगा, आपके ऑप्शन में बाड़मेर भी होगा। अगर आप तुक्का मारेंगे तो आप जैसलमेर या बाड़मेर करके आएंगे, क्योंकि कैक्टस गार्डन है। लेकिन आप ये इस वर्ड पे ध्यान देना, गार्डन, गार्डन कहाँ पर होगा, उदयपुर में ही होगा, जहां पर फव्वारे होंगे, जहां पर झील होगी वहीं गार्डन होगा। तो कैक्टस गार्डन कहाँ पर है, उदयपुर के केवड़ा की नाल में बनाया गया है, झीलों की नगरी। ठीक है, ये एक बॉटनिकल गार्डन है, इसमें लगभग 80 ब्रीड्स, 80 स्पीसीज ऑफ कैक्टस जो है वो उगाया जाएगा। और ये कब बना, 23 अगस्त को बनाया गया। ठीक है, डन, 68 हो गया। आगे चलते हैं। सांतिया और सरगारा, ये 2 शेड्यूल कास्ट है। कौन कौन सी, सांतिया और सरगारा। ये अभी हाल फिलहाल जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। ये क्या चीज है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सांतिया एंड सरगारा। तो सांतिया और सरगारा क्या है, शेड्यूल कास्ट है। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी क्या है, विधानसभा में आपको पता है क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई, तो उनमें से क्वेश्चन इन शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछा गया, और उसके आंसर में जो SC कैटेगरी की जो कास्ट की जो लिस्ट है उसमें एक अपडेट किया गया और कुछ जातियों को और जोड़ा गया। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा कुछ जातियां और हैं जो अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में शामिल की गई। कौन कौन सी है, बाड़ी, कूचबंद, सातिया, हतिया, सरगरा, तिरगर, तिरबंगा, ये सारी जातियां हैं जो शेड्यूल कास्ट लिस्ट में शामिल की गई हैं। जिसमें से ये जो 2 है ना, सांतिया और सरगरा, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रही, तो ये आपको याद रखना है। इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, अटल भूजल योजना राजस्थान 3rd नंबर पे है, अवाना एविएशन एकेडमी कहां पर है, किशनगढ़ में। कैक्टस गार्डन कहां पर बनाया गया है, केवड़ा की नाल, उदयपुर में, 23 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन किया गया। सांतिया और सरगरा शेड्यूल कास्ट हैं जिनको अभी हाल ही में इंक्लूड किया गया है। आगे चलते हैं, लगभग 70 पॉइंट्स अपने हो चुके हैं।
30 पॉइंट्स और बचे हैं, लेक्चर कंप्लीट और अगस्त के करंट अफेयर्स पूरी तरीके से कंप्लीट इसी के साथ हो जाएंगे। तपोष चैटर्जी जो है वो न्यूज में रहे हैं, ठीक है। तपोष चैटर्जी न्यूज में क्यों रहे? क्योंकि ये है बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर, ठीक है, और इनको मिला है राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। अब ये किसकी तरफ से दिया जाता है? ये एक प्राइवेट एंटिटी है, राजीव गांधी क्रिकेट क्लब, उनके द्वारा दिया जाता है। न्यूज में है इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, लेकिन इस तरह के सवाल जो है वो आरपीएससी नहीं देता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे क्रिकेट क्लब्स हैं, कुछ कोई भी अवार्ड हो गया, लेकिन फिर भी न्यूज में था इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया कि तपोष चैटर्जी अगर सीधा सीधा एग्जाम में आ जाए तो बाकी सब ना कर पाए और हमारा वीडियो आप देख रहे हो तो आपको एक एज मिले, ठीक है। तो तपोष चैटर्जी का आप नाम याद रखिए, ये बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर थे और इन्हें हाल ही में अगस्त महीने में राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसके साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट कहाँ पर है? आपका आंसर होगा जयपुर। विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट जो है उसकी स्थापना कहां पर की गई है? आंसर क्या होगा आपका? जयपुर। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भूगोर फॉरेस्ट एरिया कहां पर है? भूगोर फॉरेस्ट एरिया कहां पर है? तो वो अलवर बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है। भूगोर बी ए अलवर, ठीक है। सांसद सुविधा केंद्र, सांसद सुविधा केंद्र खोला गया है, इसके द्वारा खोला गया है भिवाड़ी के जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो वो कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं, ठीक है। भूपेंद्र यादव जी हाल फिलहाल में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, ठीक है। और ये अलवर से सांसद हैं, ठीक है, अलवर के भिवाड़ी से। तो भिवाड़ी में इन्होंने सांसद सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है, कब? 13 अगस्त को। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछा जाता है कि हाल फिलहाल राजस्थान के से कौन से सांसद हैं जिन्होंने सांसद सुविधा केंद्र खोला है? तो आपका आंसर होगा भूपेंद्र यादव जी। सांसद सुविधा केंद्र कहां पर खोला गया है? आपका आंसर होगा भिवाड़ी। भूपेंद्र यादव जी जो है वो कौन से मंत्री हैं? तो वो केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? तपोष चैटर्जी के बारे में पढ़ा, जो बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर हैं, जिन्हें हाल ही में राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की तरफ से राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसके अलावा हमने पढ़ा विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट जो है वो कहां पर है? जयपुर में। भूगोर फॉरेस्ट एरिया अलवर बायोलॉजिकल पार्क से रिलेटेड है। और सांसद सुविधा केंद्र जो है वो भिवाड़ी, अलवर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री भूपेंद्र यादव जी ने भिवाड़ी में खोला है। देन आगे चलते हैं, 74th पॉइंट। तिरंगा वॉकेथॉन कहां पर शुरू की गई है? अभी अजमेर में, ठीक है। तिरंगा वॉकेथॉन, ठीक है, जैसे डेकेथलॉन होती है, मैराथन होती है, वैसे वॉकेथॉन, सिर्फ उसमें वॉक करना है, ठीक है। और ये कहां पर की गई है? हर घर तिरंगा अभियान के तहत इसको किया गया। कौन सा? हर घर तिरंगा अभियान। भाई अगस्त का महीना है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, ठीक है। तो हर घर तिरंगा अभियान जो था उसके लिए, उसके अंतर्गत ये तिरंगा वॉकेथॉन शुरू किया गया और ये 12 अगस्त को किया गया, 15 अगस्त से 3 दिन पहले। कहां पर किया गया? अजमेर में। तो तिरंगा वॉकेथॉन कहाँ किया गया? तो अजमेर आपका राइट आंसर है। तुक्केबाजी में आप इसको जयपुर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अजमेर इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मिशन मधुहारी, मिशन मधुहारी चलाया जा रहा है। मधु रोग, मधुमेह में रोग हो जाता है, डायबिटीज होता है, तो ये टाइप 1 डायबिटीज के अगेंस्ट में चलाया जा रहा है। टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के लिए चलाया जा रहा है मिशन मधुहारी, ठीक है, बचाव के लिए। प्रिकॉशनरी मेजर है ये, होने के बाद मिशन मधुहारी नहीं, होने से पहले मिशन मधुहारी चलाया जा रहा है। मीरा जयंती महोत्सव मनाया जाएगा, कहां पर मनाया जाएगा? मेड़ता सिटी में। और ये कौन सा जयंती महोत्सव होगा? 520वां मीरा जयंती महोत्सव, 520वां मीरा जयंती महोत्सव जो है वो मेड़ता सिटी में मनाया जाएगा। क्वेश्चन आरपीएससी क्या पूछ सकता है कि हाल ही में मेड़ता सिटी में जो मीरा जयंती महोत्सव मनाया गया है वो कौन सा मीरा जयंती महोत्सव है? तो आपका आंसर होगा 520, 420 नहीं, 520, ठीक है। जयदीप भियानी, जयदीप भियानी कौन है? ये गंगानगर से विधायक है। इन्होंने एक ऐप, डिजिटल ऐप लॉन्च की है विधायक सेवा केंद्र नाम से, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, एक एमपी है भूपेंद्र यादव जी,
ठीक है, जिन्होंने क्या किया, सांसद सुविधा केंद्र बनाया है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए सांसद सुविधा केंद्र। ये जयदीप भिवानी जो है वो गंगानगर से एमएलए हैं, और उन्होंने क्या बनाया है, विधायक सुविधा केंद्र नाम की एक ऐप बना दी कि आप उस ऐप पे जाके अपने विधायक से बात कर सकते हैं, कोई भी आपके ग्रीवेंसेस हैं, कोई भी आपको प्रार्थना पत्र देना है, कोई एप्लीकेशन कुछ भी अप्लाई करना है, विधायक से आप संपर्क सूत्र जो है आपका वो ये ऐप हो जाएगी। ठीक है, तो एमएलए जो है वो तो है जयदीप भियानी, और एमपी जो है वो है भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, तो भूपेंद्र यादव जी ने भिवाड़ी में सांसद सुविधा केंद्र ऑफलाइन सेंटर खोला है, जबकि जयदीप भियानी जी ने, जो एमएलए हैं गंगानगर से, उन्होंने विधायक सुविधा केंद्र, ये एक ऑनलाइन ऐप है, डिजिटल ऐप है। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, तिरंगा वॉकेथॉन, हर घर तिरंगा अभियान से 12 अगस्त को अजमेर जिले में की गई। मिशन मधुहारी जो है वो टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के लिए ये अभियान चल रहा है। इसके अलावा 76 पॉइंट मीरा जयंती महोत्सव यार लगभग 1-1.5 घंटे से कंटिन्यू बोल रहे हैं, पानी वानी का ब्रेक अभी लेंगे, एक बार कंप्लीट ही कराएंगे यार, पहले काम खत्म हो सबसे पहले, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिशन मधुहारी जो है वो टाइप 1 डायबिटीज के अगेंस्ट में चलाया जा रहा है, उससे बचाव के लिए चलाया जा रहा है। मीरा जयंती महोत्सव कौन सा महोत्सव है, ये 520वां। जयदीप भियानी जो है वो एमएलए है गंगानगर से, और विधायक सुविधा केंद्र उन्होंने डिजिटल ऐप लॉन्च की है। एमपी जो है वो है भूपेंद्र यादव, कहाँ से, भिवाड़ी अलवर से। ठीक है, और वो मंत्री हैं किसके, वन संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के। डन, 77 पॉइंट हमने कर दिए हैं, और थोड़ा सा और बच रहा है, जल्दी जल्दी वो भी कंप्लीट करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट न्यूज में रहा है, क्यों रहा है, क्योंकि अभी प्लैटिनम जुबली बनाई गई है। प्लैटिनम जुबली कब बनाई जाती है, जब किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मैरिज एनिवर्सरी को, या किसी भी चीज के 75 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो प्लैटिनम जुबली बनाई जाती है। और प्लैटिनम जुबली किसकी बनाई गई, राजस्थान हाई कोर्ट की बनाई गई। कब बनाई गई, 24 अगस्त गलत लिखा हुआ है, 25 अगस्त को बनाई गई। ठीक है, ये यहाँ पर डेट गलत है। 25 अगस्त को प्लैटिनम जुबली समारोह बनाया गया राजस्थान उच्च न्यायालय का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी शिरकत की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 75 साल कंप्लीट हुए हैं, 25 अगस्त को हुए हैं, ये याद रखिए, डेट याद इंपॉर्टेंट है आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। SLCR क्या है, स्मार्ट लैब ऑफ क्लीन रिवर्स या क्लीनिंग रिवर्स। ठीक है, ये कहां पर है, ये वाराणसी में स्थापित की गई है। किसके कोलैबोरेशन से है, इंडिया और डेनमार्क के कोलैबोरेशन से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि SLCR जो है, स्मार्ट लैब ऑफ क्लीनिंग रिवर्स, वो कहां पर है, तो वो बनारस में है, वाराणसी में है। और किसके कोलैबोरेशन से है, तो डेनमार्क के कोलैबोरेशन से है। विज्ञान रत्न अवार्ड अभी दिया गया बायोटेक्नोलॉजी जगत के वैज्ञानिक कह सकते हैं इनको। ठीक है, और आणविक जीव विज्ञान, एटॉमिक बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये है प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन, इनको क्या मिला है, विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, और किसने दिया, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें ये पुरस्कार प्रदान कराया गया। ठीक है, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है, गोविंद राजन पद्मनाभन। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रहेगा, गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला विज्ञान रत्न अवार्ड। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान हाईकोर्ट की 75वीं सालगिरह कंप्लीट हुई, जिसे प्लैटिनम जुबली मनाया गया। 25 अगस्त 2024 को ये कंप्लीट हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए। स्मार्ट लैब ऑफ क्लीनिंग रिवर्स जो है उसकी स्थापना की गई है बनारस में, इंडिया और डेनमार्क के कोलैबोरेशन से। और विज्ञान रत्न अवार्ड जो है वो मिला है गोविंद राजन पद्मनाभन, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन जी को। डन, आगे चलते हैं। ये देखिए, वापस रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये अट्टम जो है मूवी है, ये 70th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर नहीं, 70th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो बेस्ट फीचर फिल्म का मिला है अट्टम को। अट्टम एक मलयालम फिल्म लैंग्वेज में बनाई गई मूवी है, जिसके डायरेक्टर है आनंद एकर्षि। ठीक है, क्या नाम है, आनंद एकर्षि। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा सकता है कि हाल फिलहाल में बेस्ट फीचर फिल्म जो है, ठीक है, वो किसको मिला है अवार्ड, तो अट्टम को मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम जो मूवी है, इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। वो कौन सी लैंग्वेज में बनी हुई है, आंसर होगा मलयालम।
अट्टम फिल्म जो है उसके डायरेक्टर कौन है? आनंद एकर्षि। तो ये 3 सवाल यहाँ से एक ही क्वेश्चन से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको वापस इंक्लूड किया। ये जो फोटो है ये अट्टम के पोस्टर की है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म किसको मिला है? ये तो भाई फीचर फिल्म है। नॉन फीचर फिल्म किसको मिला है? आईना। आईना मतलब मिरर होता है ना, मिरर। आईना, आईना को मिला है और डायरेक्टेड बाय सिद्धांत सरीन। सिद्धांत सरीन जी ने इसको डायरेक्ट किया है। तो बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम मलयालम में है, आनंद एकर्षि जी ने डायरेक्ट किया है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म आईना मतलब मिरर, डायरेक्टेड बाय सिद्धांत सरीन। बेस्ट हिंदी फिल्म किसको मिला है? गुलमोहर। गुलमोहर को क्या मिला है? गुलमोहर, ठीक है, गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। और ओवरऑल एंटरटेनिंग फिल्म की बात की जाए तो वो कौन सी है? कांतारा। कांतारा देखिए आपने? नहीं देखी है तो देखिए, बहुत बढ़िया मूवी है, लेकिन 2 फरवरी के बाद ही देखिएगा, ठीक है। और डायरेक्टेड बाय ऋषभ शेट्टी। और बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी जी ने ही डायरेक्ट की है और ऋषभ शेट्टी जी ने ही यहाँ पर एक्टर का रोल निभाया है। यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी किसको मिला है? ऋषभ शेट्टी जी को। डायरेक्टेड बाय ऋषभ शेट्टी। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है? गुलमोहर। और ओवरऑल एंटरटेनिंग फिल्म जो है वो है कांतारा, क्योंकि ऋषभ शेट्टी ही उसके डायरेक्टर थे और ऋषभ शेट्टी जी ही उसके एक्टर थे। डन। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा? 3 पॉइंट, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में आने लायक पॉइंट है ये, बिल्कुल, है ना। कौन कौन से? 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की गई और जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला गया अट्टम को, जो कि मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। आनंद एकर्षि जी इसके डायरेक्टर है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, 99% चांसेस है, ठीक है। और आप नहीं लोगे तो मैं ले लूंगा और मैं दिखाऊंगा बाद में आपको 2 फरवरी को शाम को कि देखो ये मैंने पढ़ाया था और ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स बेस्ट फीचर फिल्म मिला है अट्टम मलयालम, डायरेक्टेड बाय आनंद एकर्षि। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म जो है वो है आईना, डायरेक्टेड बाय सिद्धांत सरीन जी। बेस्ट हिंदी फिल्म जो है वो उसका अवार्ड मिला है गुलमोहर को। ओवरऑल एंटरटेनिंग फिल्म जो है वो है कांतारा, डायरेक्टेड बाय ऋषभ शेट्टी। और बेस्ट एक्टर कौन है? ऋषभ शेट्टी। 83 पॉइंट्स हमने कवर किए, 105 टोटल है, बस कंप्लीट होने वाला है लेक्चर। आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ? एक सेकेंड। बेस्ट एक्ट्रेस, अभी वो अवार्ड जो है वो कंप्लीट नहीं हुए, है ना, अवार्ड ही चल रहे हैं अभी, जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था। ये देखो लास्ट स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ लिया? बेस्ट फीचर फिल्म देख लिया, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म देख लिया, ओवरऑल एंटरटेनिंग फिल्म देख लिया, बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर, बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म आईना, बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर, ओवरऑल एंटरटेनिंग फिल्म कांतारा। आगे चलते हैं। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? ऋषभ शेट्टी। बेस्ट डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? नित्या मेनन, ठीक है, नित्या मेनन। और मानसी पारेख को क्या मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर जो है वो ऊंचाई मूवी के लिए मिला है सूरज बड़जात्या जी को, ठीक है, रांची प्रोडक्शंस, सूरज बड़जात्या जी। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या फ्रॉम द मूवी ऊंचाई। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो है नित्या मेनन और मानसी पारेख, ठीक है। बेस्ट बुक जो है, जो लिखी गई है बॉलीवुड के ऊपर, वो है किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थिव अपटेल, ठीक है, पार्थिव पटेल सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, पार्थिव पटेल। डन। तो बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन, मानसी पारेख। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या जी ऊंचाई के लिए। बेस्ट एंटरटेनिंग फिल्म कौन सी है? कांतारा। बेस्ट एंटरटेनिंग फिल्म के डायरेक्टर कौन है? ऋषभ शेट्टी जी। बेस्ट एंटरटेनिंग फिल्म के एक्टर कौन है? ऋषभ शेट्टी जी। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? अट्टम, जो कि मलयालम में है, डायरेक्टर कौन है? आनंद एकर्षि जी। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म कौन सी है? आईना, डायरेक्टर कौन है? सिद्धांत सरीन जी, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? नित्या मेनन, मानसी पारेख। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या जी फॉर द मूवी ऊंचाई। बेस्ट बुक किसने लिखी? किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थिव पटेल द्वारा लिखी गई है। बेस्ट हिंदी फिल्म बताइए आप? गुलमोहर, ठीक है। यहां पर फोटो किसकी है? प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की, ठीक है। इन्हें क्या मिला है? फिजी। इन्होंने अभी ये 2 जगह गई थी, मैंने आपको बताया, कहा 3 जगह गई थी, सॉरी, ठीक है, जिसमें से 2 कंट्रीज ने इनको अपने हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड से नवाजा है। एक तो गई थी फिजी, ठीक है, एक गई थी तिमोर लेस्ते,
ठीक है, और एक और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों ही देशों ने क्या दिया है इनको, बेस्ट जो हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड है वो दिया है। तो किसको दिया है? द्रौपदी मुर्मू जी को दिया है, जो हमारी महामहिम प्रेसिडेंट जो है। फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सिटीजन अवार्ड, क्या नाम है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसको मिला है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा मिला है? एक और तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। इसके अलावा धीरज मोहन बैनर्जी को मिला है नेशनल जियोलॉजी अवार्ड। ठीक है, धीरज मोहन बैनर्जी को नेशनल जियोलॉजी अवार्ड से नवाजा गया है। मिस टीन ग्लोबल इंडिया मृण्मयी दे, ठीक है, मिस टीन ग्लोबल इंडिया मृण्मयी दे। पार्दो अला करीरा अवार्ड किसको मिला है? शाहरुख खान को। पार्दो अला करीरा अवार्ड किसको मिला है? शाहरुख खान साहब को। स्विट्जरलैंड में एक अवार्ड सेरेमनी हो रही थी, एक फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, अवार्ड सेरेमनी नहीं। स्विट्जरलैंड में एक अवार्ड सेरेमनी, सॉरी, फिल्म फेस्टिवल हो रहा था जिसका नाम जो है 77th लोकार्नो, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, लोकार्नो। ठीक है, इसमें शिरकत करने गए थे शाहरुख खान साहब और इनको वहां मिला है पार्दो अला कैरेरा अवार्ड। ठीक है, तो ये पार्दो अला कैरेरा अवार्ड किसको मिला है? बादशाह खान। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है और फिजी का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। धीरज मोहन बैनर्जी जो है उनको नेशनल जियोलॉजी अवार्ड मिला है। मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2025 के सम्मान से नवाजा गया है मृण्मयी दे को। पार्दो अला कैरेरा अवार्ड जो मिला है वो शाहरुख खान साहब को मिला है। आगे चलते हैं। अनुव्रत अवार्ड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, रतन टाटा साहब को मिला है। आचार्य तुलसी द्वारा अनुव्रत आंदोलन चलाया गया था, उसी के तहत अनुव्रत अवार्ड की घोषणा की गई, रतन टाटा साहब को ही मिला। फिफ्थ गोल्डन स्लैम विनर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये रिवीजन वाला पॉइंट है, नोवाक जोकोविक को मिला है। ठीक है, नोवाक जोकोविक को मिला है। ये फिफ्थ गोल्डन स्लैम विनर, मतलब इनसे पहले 4 गोल्डन स्लैम जो है वो और जीते जा चुके हैं। ठीक है, गोल्डन स्लैम क्या होता है? बेसिकली मैं आपको बताऊं, जब टेनिस में चारों स्लैम आप जीत जाते हो, 4 स्लैम और 1 ओलंपिक। ठीक है, तो ये जो 5 अगर आप जीत गए तो आपको क्या मिल जाएगा? गोल्डन स्लैम मिल जाएगा। चारों स्लैम कौन से हैं? ग्रैंड स्लैम कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। ठीक है, ये 4 आप जीत गए प्लस 1 ओलंपिक मेडल जीत गए आप। ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे? गोल्डन स्लैम विनर हो जाओगे। तो अब तक 4, इनसे पहले चारों ने और जीता हुआ है। किस किस ने जीता हुआ है? देखो, राफेल नडाल, ठीक है, सेरेना विलियम्स, ये फर्स्ट तो हो गया राफेल नडाल साहब, दूसरे हो गए सेरेना विलियम्स, थर्ड हो गए अमेरिका के आंद्रे अगासी, आंद्रे अगासी। ठीक है, और जर्मनी के स्टेफी ग्राफ। ठीक है, तो राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, आंद्रे अगासी, स्टेफी ग्राफ और फिर यहां पर नोवाक योकोविक, फिफ्थ गोल्डन स्लैम विनर है ये। ठीक है, इसके अलावा लुसाने डायमंड लीग यहां पर चल रही थी और उसमें नीरज चोपड़ा जो है वो सेकंड प्लेस पर आए हैं, दूसरे स्थान पर आए हैं, मतलब रजत पदक इन्होंने जीता है 89.49 मीटर का भाला फेंकने के बाद। ठीक है, इनसे ऊपर गोल्ड मेडल एक ने और जीता है। कहां पर? लुसाने डायमंड लीग। क्वेश्चन पूछा जाता है, लुसाने डायमंड लीग में इंडिया से गोल्ड मेडल, सॉरी, सिल्वर मेडल किसको मिला? तो नीरज चोपड़ा को मिला। ठीक है, या नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला? तो वो सिल्वर मेडल है। इसके अलावा सेंट्रल होम सेक्रेटरी कौन है? अभी नई अपॉइंटमेंट हुई है सेंट्रल होम सेक्रेटरी के पद पर, तो वह है गोविंद मोहन। सेंट्रल होम सेक्रेटरी कौन है अभी इस टाइम? गोविंद मोहन। ठीक है, कृष्ण जी का नाम है, गोविंद भी मोहन भी। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा? अनुव्रत अवार्ड जो है वो रतन टाटा साहब को मिला है। फिफ्थ गोल्डन स्लैम विनर कौन है? नोवाक योकोविक। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है 89.49 मीटर का भाला फेंकने के बाद। सेंट्रल होम सेक्रेटरी के पद पर अभी हाल फिलहाल अपॉइंटमेंट हुआ है सीनियर आईएएस ऑफिसर गोविंद मोहन साहब का। डन, आगे चलते हैं। और वैसे ही कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर टीवी सोमनाथन।
ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है अभी? टीवी सोमनाथन, और होम सेक्रेटरी कौन है अभी? गोविंद मोहन साहब। 94th पॉइंट। तो ये जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली अपॉइंटमेंट्स हैं सारे, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी का हमने पढ़ा टीवी सोमनाथन साहब, ठीक है। इससे पहले हमने होम सेक्रेटरी का पढ़ा मोहन जी, ठीक है, गोविंद मोहन साहब। अब इंडियन एम्बेसडर, यूएस में इंडियन एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट हुई है विनय कुमार क्वात्रा जी, ठीक है। तो इंडियन एम्बेसडर यूएस कौन है? विनय कुमार क्वात्रा जी। यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये जो आप सामने फोटो देख रहे हैं, ये है यामिनी कृष्ण मूर्ति जी की। और यामिनी कृष्ण मूर्ति जी जो है वो संबंधित है किससे? भरतनाट्यम से और कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जी भी यहाँ पर चर्चाओं में थी, क्योंकि इनका हाल फिलहाल जो है इनकी डेथ हुई है। ये रिलेटेड थी भरतनाट्यम से और कुचिपुड़ी डांस से। तो भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? कुचिपुड़ी कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का कहीं और है लेकिन कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश है, ठीक है। यामिनी कृष्ण मूर्ति जी, तो ये कुचिपुड़ी आप याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो है उसके द्वारा, किसको दिया गया है? कश्मीर को दिया गया है, ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर टीवी सोमनाथन जी, इंडियन एम्बेसडर यूएस विनय कुमार क्वात्रा, यामिनी कृष्ण मूर्ति जी जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित थी, उनका हाल फिलहाल देहांत हुआ। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है कश्मीर को। आगे चलते हैं अपन बुक्स की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कि बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक सवाल बुक का आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो बुक से आता ही आता है, ये 100% बात है, ठीक है। तो फर्स्ट बुक अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज, ठीक है। ये आप बुक देखने को मिल रही है, और ये किसने लिखी है? शशि थरूर साहब ने लिखी है, ठीक है। इंग्लिश की बात आती है, एसेज की बात आती है, शशि थरूर साहब ही है, ठीक है। अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज बाय शशि थरूर, ठीक है। नेक्स्ट बुक इंडिया एट द रेट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, किसने लिखी है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है। जमशेद जी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, किसने लिखी है? आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट। तीनों बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसेज की रिलेटेड कोई भी बुक आएगी, वर्ड से रिलेटेड कोई भी बुक आएगी, आप सीधे टिक करोगे शशि थरूर साहब को। इंडिया एट द रेट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, किसने लिखी है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने, ठीक है। और जमशेद जी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस किसने लिखी है? आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट ने, ठीक है। आगे चलते हैं। कमल हसन अ सिनेमैटिक जर्नी, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, ये बुक है, कमल हसन साहब है। कमल हसन अ सिनेमैटिक जर्नी किसने लिखी है? के हरिहरन साहब ने लिखी है, ठीक है। द सिल्क रूट स्पाई द ट्रू स्टोरी ऑफ एन इंडियन डबल एजेंट, किसने लिखी है? इनाक्षी सेन गुप्ता डॉक्टर इनाक्षी सेन गुप्ता। द बैटल ऑफ हाजीपीर किसने लिखी है? कुलप्रीत यादव साहब ने, ठीक है। तो ये जो बुक्स वाला जो चैप्टर है, ये जो बुक्स वाला जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, ये एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। 2-3 महीने की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो सारी मैंने आपको बता दी है। द बैटल ऑफ हाजीपीर बाय कुलप्रीत यादव, द सिल्क रूट स्पाई थ्रू स्टोरी ऑफ इंडियन डबल एजेंट डॉक्टर इनाक्षी सेन गुप्ता, ठीक है। कमल हसन अ सिनेमैटिक जर्नी बाय के हरिहरन। इसके अलावा जमशेद जी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस आल गोपाल कृष्णन एंड हरीश भट्ट। इंडिया एट द रेट 100 कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज इज शशि थरूर साहब। बेसिकली आरपीएससी, यहाँ पर आरपीएससी का माइंडसेट ये रहता है कि वो बुक्स की वो बात करे जो ज़्यादा फेमस राइटर्स ने नहीं लिखी। तो यहाँ पर इनकी और इनके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस तरह की जो बुक्स हैं वो ज्यादातर पूछी जाती है, जमशेद जी टाटा, आर गोपाल कृष्णन एंड हरीश भट्ट, ठीक है। ये इनाक्षी सेन गुप्ता जो द्वारा लिखी गई। अब बात कर लेते हैं अनदर टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है
वॉर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वॉर एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आरपीएससी का माइंडसेट ये रहता है कि या तो वो पहली चीज तो ये पूछे कि पर्टिकुलर वॉर एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन था, जैसे ये 10th मित्र शक्ति, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन वो क्या पूछता है कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो किस किस के बीच में हुई, दोनों देश, इंडिया एंड दूसरा देश पूछ लेगा, ठीक है, या दोनों देशों के नाम पूछ लेगा। तो पहला क्वेश्चन तो एडिशन के ऊपर हो गया, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां से निकल के आ गया। दूसरा देशों के नाम से क्वेश्चन पूछ लेगा। तीसरा ये पूछ लेगा कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है 10th मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुई वो कहां पर हुई, ठीक है। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन बेसिकली आते हैं और ये तीनों फैक्ट पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कोई फैक्ट आरबीएससी द्वारा नहीं पूछा जाता। तो अभी हाल फिलहाल मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुई है। मित्र शक्ति का कौन सा एडिशन हुआ है? 10th एडिशन हुआ है, ठीक है। 10 दोस्त हैं टोटल, 10 बार दोस्ती हुई है। 10th मित्र एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है? श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुई है, ठीक है। पड़ोसी देश ही तो मित्र होगा सबसे खास। श्रीलंका और इंडिया के बीच में 10th मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुई है, जो कि कहां पर हुई है? श्रीलंका के मुद्रू ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, उदार शक्ति एक्सरसाइज। अब उदार शक्ति की बात कर ली जाए, ठीक है। तो उदार शक्ति जो एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच में हुई है? इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है, ठीक है। इंडिया और मलेशिया के बीच में, और ये कहां पर हुई है? मलेशिया के कुआंटान एक जगह है वहां पर हुई है। उदार शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड मलेशिया कुआंतान में। उदार शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड मलेशिया कुआंतान में, ठीक है। सेकंड थर्ड एक्सरसाइज है पर्वत प्रहार किसकी एक्सरसाइज है? वॉर एक्सरसाइज, इंडियन आर्मी की वॉर एक्सरसाइज है, और ये कहां पर हुई है? चाइना बॉर्डर पर हुई है। भाई पर्वत प्रहार वहीं पर किया जाएगा ना जहां पर फिजियोलॉजी जो है, टेरेन जो है वो पर्वतों जैसा हो, माउंटेन जैसा हो, तो चाइना बॉर्डर पर हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज आती है वो आती है तरंग शक्ति जो वॉर एक्सरसाइज है वो इंडियन एयरफोर्स की वॉर एक्सरसाइज है, और इसका जो पहला फेज है वो हुआ है तमिलनाडु में, और जो सेकंड फेज है वो हुआ है जोधपुर में। डन। तो एक बार ये थोड़ी सी हम वॉर एक्सरसाइज वापस डिस्कस करते हैं। 10th मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई। कहां पर हुई? श्रीलंका के मुद्रू ओया में हुई, ठीक है। फिर उसके बाद आती है उदार शक्ति एक्सरसाइज। उदार शक्ति जो है वो इंडिया और मलेशिया की एयरफोर्स के साथ हुई, एयरफोर्स, ठीक है। इसमें सुखोई 30 MKI प्लेन्स वगैरह यूज हुए थे। उदार शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड मलेशिया के क्वांतान में हुई। पर्वत प्रहार जो है वो इंडियन आर्मी एक्सरसाइज है, कहां पर हुई? चाइना बॉर्डर पर हुई। तरंग शक्ति जो वॉर एक्सरसाइज है वो इंडियन एयरफोर्स वॉर एक्सरसाइज है, जो 2 फेजेस में हुई। फेज 1 इज इन तमिलनाडु एंड फेज 2 इज जोधपुर। ये जो है जैसे अमेरिका के नेतृत्व में जैसे रेड फ्लैग होती है ना, रेड फ्लैग, ये यूएस करवाता है रेड फ्लैग एक्सरसाइज। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रेड फ्लैग वॉर एक्सरसाइज कौन कराता है? यूएस कराता है। बहुत सारे अलग अलग देशों को इनवाइट करता है, नेशंस को इनवाइट करता है और रेड फ्लैग वॉर एक्सरसाइज कराता है। वैसे ही यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स जो है वो तरंग शक्ति करा रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ये इंडियन एयरफोर्स की वॉर एक्सरसाइज है, लीडरशिप जो कर रही है वो इंडियन एयरफोर्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं। ये एक बहुपक्षीय वॉर एक्सरसाइज है, तरंग शक्ति, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है वो कहां पर हुई है? इंडिया में हुई है, ठीक है। अब बात आती है रामसर साइट्स इन इंडिया में। ऑलरेडी आपको फर्स्ट स्लाइड ही ये थी कि टोटल रामसर साइट्स जो है इंडिया में वो कितनी हो चुकी है। तो टोटल रामसर साइट्स की जो संख्या है वो हो चुकी है 85। कितनी हो चुकी है? 85, ठीक है। 3 नई है, जिनमें से 3 कौन कौन सी है? 2 जो है वो तो है तमिलनाडु में, और एक जो है वो मध्य प्रदेश में। तमिलनाडु में कौन कौन सी है? एक तो है नजरायन बर्ड सेंचुरी। नजरायन बर्ड सेंचुरी कहां पर है? तमिलनाडु में। एक है काजू वैली बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में। और एमपी में कौन सी है? तावा रिजर्वायर, ठीक है, तावा रिजर्वायर। तो इस तरह से यहां पर ये 3 जो है नई रामसर साइट्स हुई हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि रामसर साइट जो है वो इंडिया में अब संख्या कितनी हो चुकी है? तो उसका आंसर होगा 85,
ठीक है, ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया ना, हर फील्ड से क्वेश्चन पूछाता है आरपीएससी में। एक एक क्वेश्चन आप एक डिफेंस से ले लेंगे, एक बुक से, एक वॉर एक्सरसाइज, एक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एक एनर्जी रिसोर्सेज, हर तरीके का क्वेश्चन आप देखेंगे। एक बैलेंस्ड पेपर की तरह प्रीलिम्स आता है, और जो हर तरीके की तैयारी करता है, इसने हर तरीके हर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक पढ़ा हुआ है, वो ही कट ऑफ क्लियर कर पाता है। ठीक है, रामसर साइट्स इन इंडिया, ये जो मैंने लेक्चर भी डिजाइन किया हुआ ना, इसी तरह से किया हुआ है कि एक तरीके के करंट अफेयर्स मैंने बैचेस बना रखे हैं, ताकि इस पर्टिकुलर बैच में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे बुक्स वाला बैच हो गया, एक पर्टिकुलर बैच में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जैसे वो राजस्थान के करंट अफेयर्स हो गया। एक पर्टिकुलर बैच हो गया वॉर एक्सरसाइजेस का, बुक्स का बैच हो गया। इस तरह से मैंने इसको डिवाइड किया है। एक है ना, थीम्स ऑफ द डे पे आ जाता है कि भाई जो नेशनल स्पेस डे है उसकी थीम क्या है, या पॉपुलेशन डे जो था उसकी थीम क्या है। तो इस तरह से थीम्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैंने इंक्लूड किया है लेक्चर में। यहाँ पर क्या क्या पढ़ा हमने? थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंडिया में हुई। रामसर साइट्स इन इंडिया टोटल कितनी हो गई? 85। नजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। काजूवेली बर्ड सेंचुरी, काजूवेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। तवा रिजर्वायर जो है एमपी में है, और इन तीनों को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है हाल फिलहाल में। इसके अलावा नेशनल स्पेस डे जो है, ठीक है, नेशनल स्पेस डे कहाँ पर कब से शुरू किया गया? इसी साल से शुरू किया है, 23 अगस्त को। 23 अगस्त को हर बार नेशनल स्पेस डे बनाया जाएगा, आज़ाद होने के 8 दिन बाद। ठीक है, 15 अगस्त के 8 दिन बाद 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 2027 में हमारा जो है चंद्रयान 4 जो है वो लॉन्च होगा। तो और 2028 में हमारा जो स्पेस स्टेशन है 5 मॉड्यूल में, वो लॉन्च होगा। ठीक है, उसका पहला मॉड्यूल लॉन्च होगा। तो ये दोनों घोषणाएं कब की गई थी? ये दोनों घोषणाएं जो इसरो के प्रमुख हैं सोमनाथ जी, उनके द्वारा की गई थी 23 अगस्त को। ठीक है, नेशनल स्पेस डे के उपलक्ष्य में। आगे चलते हैं, ये लास्ट हमारा पॉइंट आ गया, निवाहिका वेब पोर्टल। निवाहिका वेब पोर्टल जो है वो आईआईटी कैलिकट द्वारा तैयार किया गया है। निवाहिका वेब पोर्टल आईआईटी कैलिकट द्वारा तैयार किया गया है। और ये जो निवाहिका वेब पोर्टल है, ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न वेब पोर्टल है। ठीक है, सबसे ज्यादा अत्याधुनिक वेब पोर्टल है जो कि निवाहिका है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? व्हाट इज निवाहिका? निवाहिका, ये सीधा सीधा पूछ लेंगे निवाहिका क्या है, तो इसका एक आंसर तो हो गया वेब पोर्टल है। ये एक साइट है, वेबसाइट है, अत्याधुनिक वेबसाइट है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अब ये टेक्नोलॉजी संबंधित क्वेश्चन हो गया ना, आ सकता है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि निवाहिका वेब पोर्टल जो है, जो अत्याधुनिक वेब पोर्टल है, वो किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शंस क्या दिए जाएंगे आपको? तगड़े तगड़े ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन आ जाएगा आईआईटी मद्रास, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा आईआईटी कानपुर, तुक्के लगाने वाले आईआईटी मद्रास पे क्लिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आईआईएससी बैंगलोर, ठीक है। या फिर आ जाएगा आईएससी की जगह आ जाएगा सीडैक, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आ जाएगा आईआईटी कैलिकट। तो तुक्के लगाने वाले तो यही ढेर हो जाएंगे कि आईआईटी कैलिकट तो होगा ही नहीं। लेकिन आपने मेरा लेक्चर देखा है, वो सिद्धार्थ सर ने पढ़ा है कि भाई निवाही का वेब पोर्टल जो है वो आएगी आईआईटी कैलिकट ने तैयार किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल 105 पॉइंटर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ में यही है, के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपने ये लेक्चर पूरा कंप्लीट देखा है, एक दो बार इसका रिवीजन किया है, या आप याद रख पा रहे हैं, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, 99.99 नहीं, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ इसमें से ही पेपर आएगा करंट अफेयर्स का। तो इसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप पीडीएफ जो है वो रास्ता अखाड़ा चैनल से ले लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। और इसी के साथ मैंने सेकंड मंथ का, फर्स्ट मंथ जो जुलाई का था वो कंप्लीट करवा ही दिया था। सेकंड मंथ का सेकंड सेशन जो है अगस्त महीने के सारे करंट अफेयर्स आरएस प्री 2024 पॉइंट ऑफ व्यू से सिद्धार्थ सर ने कवर करवा दिए हैं। राजस्थान अखाड़ा ने, यूपीएससी अखाड़ा ने कवर करा दिया है सब कुछ, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, रिविजन करना है, और सेलेक्ट होना है, मेंस देना है। मेंस की तैयारी भी कराएंगे आपको शानदार तरीके से, यही कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर सेशन नंबर 3 में लेकर आऊंगा आपके लिए सितंबर महीने के करंट अफेयर्स। इसी तरह 2-2.5 घंटे का एक लेक्चर और सब कुछ खत्म, उसके बाहर से कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप ये रिवाइज करते रहिए, लाइक वाइक करो यार, थोड़ा बताओ, कमेंट्स में लिखो कैसा लग रहा है, कैसा मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और मजा आएगा, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए। सितंबर के करंट अफेयर्स लेकर मैं आपको सेशन नंबर 3 में जरूर मिलता हूँ, जल्दी से जल्दी मिलता हूँ।
और कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जल्दी कराइए, बिल्कुल जल्दी कराएंगे। अभी जो कराया हुआ है उसको आप रिवीजन करो, उसको कंफर्म करो पहले, ठीक है। साथ ही साथ राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस भी अपलोड करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस भी अपलोड करेंगे जल्दी जल्दी। अब बस रेगुलर लेक्चर्स अपलोड होंगे और आप मेहनत तगड़ी कीजिए बस, ठीक है। थैंक यू।